ओके चलिए अब शो की शुरुआत करेंगे और ऑब्वियसली अगले 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा मार्केट में उसकी बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन यहाँ से अब और आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरी निकल कर आएगी, उस पर भी बातचीत होगी। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हम थोड़े से एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो हम लोगों ने कभी देखे नहीं पहले, भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स एस्केलेट हुई हैं, कहाँ बात हो रही थी कि डी एस्केलेशन की, ये तो एस्केलेशन हो गया और काफ़ी हद तक इसे अब बहुत लोग फुल फ्लेज्ड वॉर भी करार दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा, आईपीएल का सस्पेंड होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका मैसेज ये है कि शायद एक सरकार की तरफ से भी या बाकी सब की तरफ से भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि अभी कुछ और बड़ा होना है। ये क्लियरली, मतलब वरना आप आईपीएल नहीं सस्पेंड करेंगे। अगर इस तरीके का कुछ है तो ये इम्पॉर्टेंट है और अभी भी आई थिंक भारत की तरफ से कुछ और रिटेलिएशन शायद बाकी है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे नेशन फर्स्ट और ऑलवेज नेशन फर्स्ट, लेकिन बाज़ार का चिंता करना लाजमी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर बाज़ार थोड़ा इस वजह से गिर रहा है तो, क्योंकि वीकेंड पर क्या डेवलपमेंट होगा कौन बता सकता है। आज अगर कोई कह दे मुझे कि सैटरडे या संडे को ये होगा तो कैसे मान लें इसको। कौन बता सकता है कि मंडे को हम सुबह खोलेंगे तो क्या 300 पॉइंट के गैप अप के साथ खोलेंगे या 300 पॉइंट के गैप डाउन के साथ खोलेंगे। चांसेस हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वीकेंड पे क्या न्यूज़ फ्लो आता है। तो ये चीज़ें हैं इन सब के बीच में। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वीरूश्री गुड आफ्टरनून, वो ये है कि नतीजों पर मार्केट का रिएक्शन बढ़ गया है। आई थिंक एटलीस्ट एक ये चीज़ आज अच्छी थी कि मार्केट ने आपको रिएक्शन बहुत शानदार दिए, चाहे वो टाइटन हो, चाहे वो एल&टी हो, ब्रिटानिया, पिडिलाइट, उसके अलावा चाहे वो डिफेंस स्टॉक्स थे। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में मार्केट अभी भी आपको आज भी मौके दे रहा है। देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। और बिल्कुल सही बात की आपने सर, हम क्रिस्टल बॉल लेके बैठे नहीं हैं, भविष्यवाणी कर नहीं सकते कि सैटरडे संडे क्या डेवलपमेंट्स होगी और सोमवार को बाजार कैसे रिएक्ट करेगा। बाजार पे मैं आपसे चर्चा करूंगी और आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि क्या रणनीति फिलहाल अपनाएं। लेकिन उससे पहले एक अहम सवाल जो सभी के मन में, रिटेल के मन में, कॉमन इंसान के मन में आ रहा होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है, वो देखने को मिल रहा है। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से बाजार आज थोड़ा नर्वस हुआ, इसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है लोग भी। तो जो सवाल अब ये आ रहा है कि अब क्या करें, क्या करें अब। देखिए, मेरा इसका एक सिंपल जवाब ये होगा, कुछ समय के लिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। कुछ समय के लिए आप जो एक ऑब्सेशन है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है या बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, आई थिंक उसे हमें कुछ समय तक भूलना होगा। हम नहीं भूल पाएंगे क्योंकि हमारा काम है, लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ समय के लिए भूलना होगा। सिर्फ फोकस करें चुनिंदा शेयरों पर। आई थिंक फॉर एग्जांपल आज सुबह हमने एक बात की थी कि डिफेंस की बास्केट, जैसे वो एक अच्छी अप्रोच हो सकती थी, या फिर अगर अच्छे अर्निंग्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल, वहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। उन सब चीज़ों पर अगर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। और एक और चीज़ समझ लीजिए आप कि मार्केट में इस समय टाइमिंग भी काफ़ी मैटर करेगी। इवन ये जो हमने डिफेंस स्टॉक्स की बात की या एल&टी की बात की, इसमें भी आज सुबह फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ है। अगर आप लेट हो गए हैं स्ट्रेट में तो फिर पैसा नहीं बना है, फिर पैसा नहीं बना है ना। फिर वो इवन अगर आप हेल का भी चार्ट देखेंगे, वो शुरू में अगर आपने ले लिया वो पहले 1 घंटे पैसा बन गया, उसके बाद नहीं। तो ये मार्केट बहुत क्लियर है, इसमें आपको अगर एज ए ट्रेडर काम करना है तो थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स में चुनना होगा और मौके खोजने होंगे। आज फॉर एग्जांपल प्री ओपन में बीएल नेगेटिव सेटल हुआ था, एल&टी फ्लैट सेटल हुआ था, कोई मतलब ही नहीं था उनका। तो ऐसे अगर आपको मौके मिले वो मौके कैप्चर करिए। वो मौके बहुत कम मिलेंगे लेकिन आपको। तो एक और तरीका होता है, एज एन इन्वेस्टर आप हर गिरावट पर या तो फिर अच्छे शेयर खरीदें। ये एक अप्रोच हो सकती है। ये एक अप्रोच हो सकती है, हर अपॉर्चुनिटी देखें फिलहाल। लेकिन जो कंपल्सिव ट्रेडर है, जिनको ट्रेड लेनी ही लेनी है, वो क्या करें इंडेक्स में, फिर उनके लिए क्या राय, क्या सलाह। बिल्कुल, देखिए मुझे पता था कि आपका फॉलोअप सवाल यही होगा और इसके लिए मैं उसका भी जवाब लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पहला जो सवाल था उसका पहला आंसर ये था कि इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को भूल जाइए। लेकिन अब हम एक तो हम भूल नहीं सकते, दूसरे हमारे व्यूअर्स कुछ हैं जिनको चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करें। लेकिन निफ्टी की जहाँ तक बात है, निफ्टी पर 23,800 एक आखिरी बड़ा सपोर्ट है। थोड़ी रिकवरी आ रही है वैसे अब। अगर
ये आपने ब्रेक किया तो उसके बाद बाज़ार थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके बाद बाज़ार में थोड़ी सी वीकनेस आएगी। और अभी ना कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। और एक और तो दिक्कतें आएंगी। हो क्या रहा है ना हमारे यहाँ पर, इतना ज़्यादा फेक न्यूज़, और फेक न्यूज़ भी नहीं, मैं तो कहूँगा कई बार तो आप वाकई में, अब जैसे आज सुबह फॉर एग्जांपल वो कराची पोर्ट वाला मामला था, उसमें अब ऑफिशियल अकाउंट है, सब कुछ है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सही लिख रहा है वो, ऐसे कोई थोड़ा लिखेगा, तो कुछ ना कुछ इस तरह की खबरें आएंगी। सुबह वो रॉयटर्स के हवाले से खबर आई थी फॉर एग्जांपल, उसको फिर बाद में डिनाई किया गया। उससे क्या होता है ना, बाजार का इक्विलिब्रियम बिगड़ता है, उससे ना एक एक सेकंड में मार्केट कई बार 100-150 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे हो जाता है, और वो आपके हाथ में नहीं है। आप भले ना बिलीव करना चाहें, अगर ओवरऑल मार्केट ने बिलीव कर लिया उस खबर पर, मार्केट रिएक्ट ककरेगा। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी को कुछ समय के लिए भूल जाए। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 53,500 एक बहुत ही क्रूशल लेवल है। आज सुबह भी हमने बात की थी कि 53,500 का एक लेवल है जो क्रूशल रहेगा। हम 53,525 के लो पे हैं, 53,600 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। 53,000 के नीचे फिसले लेकिन अगर आप, तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। खैर एनीवे, देखते हैं यहाँ से अब आगे क्या। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स यहाँ पर क्लियरली आज मार्केट ने दोनों तरफ के मौके दिए। हाँ, गुड आफ्टरनून अनुज, बिल्कुल सही कहते हैं। आपके अर्निंग्स पे रिएक्शन देना बाजार की आज की इस पूरी दुविधापूर्ण माहौल में एक चीज़ अच्छी थी। ऑल्दो अगर आप एलएनटी को भी देखें, इंट्राडे हाई से काफ़ी रिट्रेस हुआ है, बट एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। स्टैट्स अच्छे हैं इसके, और इन नंबर्स के बाद क्योंकि इसकी प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिवली थी अनुज, अब यकीन मानिए अभी भी इस प्राइस पे एग्जैक्टली एट 3430 ये इसका एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हालांकि जो मैं बात मानता हूं कि अगर बाजार यहां से स्थिर रहा, अगर स्थिर रहा, यहां से थोड़ा सा अपसाइड खुला, तो मेरे ख्याल से एलएनटी की प्लेसमेंट अच्छी है और इसमें भी शॉर्ट कवरिंग काफ़ी ड्यू है। तो क्लोजिंग में इस पर एक नज़र रखेंगे। और अगर आप देखें एलएनटी के नतीजे कैपिटल गुड्स में अच्छा मूव डाल रहे हैं। हालांकि इसके सिवा, एलएनटी के सिवा बहुत किसी, अगर आप देखें स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है। बीएल को लेके आइए, डिफेंस, जिससे इस बाजार का सरोकार, इन समीकरणों का सरोकार है, वो अच्छा करता हुआ 315.40। ऑल दो इट्स नॉट डे हाई, सुबह का जो मोमेंटम था उसमें इसमें काफ़ी शार्पनेस थी, बट इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स शॉर्ट थे वो अब एग्जिट ढूंढते हुए 23 लाख शेयर इसमें कम हुए हैं, और इट्स ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। और ये क्लोज अगर 315 के ऊपर होता है तो काफ़ी अच्छा खासा मूव देगा। और जहाँ तक शॉर्ट या फिर वीक साइड में का सवाल है, एमएनएम फाइनेंस लेके आइएगा। ये अपनी मल्टी मंथ अप्रैल 2023 के बाद की अब तक की पूरी रेंज को वायलेट करने की तैयारी करता हुआ 244.70, और शॉर्टिंग देखिए इसमें करीब करीब 12 लाख से जुड़े हैं यहाँ पर, तो ह्यूज शॉर्टिंग। खैर अनुज, ये रही बात चार्ट्स की और डेटा की और स्टॉक्स की। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि किसी पर विश्वास करना, किसी भी न्यूज़ फ्लो पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है अनुज। ऐसे में क्या किया जाए? आई मीन, इंडेक्स को हम बार बार कभी कभी सीधे नहीं, निफ्टी बैंक को तो हम ईटीएफ की चर्चा करते हैं, हम एसआईपीज की चर्चा करते हैं, ताकि बाजार के इन कुछ बुरे दिनों को एटलीस्ट हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेजिंग प्राइस में कहीं ना कहीं डाल पाए। आपका व्यू क्या कहता है? अगर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास? नहीं, वो तो खैर आप वीरू है ही। देखिए, जैसे मैं एक हमेशा सब बेस्ट एग्जांपल यही देता हूँ ना, कि अगर आपको अपने ही हाथ का खाना पसंद है तो फिर आपको किचन में जाके मेहनत करनी पड़ेगी और गर्मी झेलनी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो सोफ़ा पे बैठ के ज़ोमैटो पे ऑर्डर कर लीजिए, वो खाना आपके लिए डिलीवर हो जाएगा। तो हमारी मार्केट में भी मौके दोनों हैं। खुद करना है तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करिए, उसके लिए फिर आपको वो जो वो चॉपिंग है वो रिसर्च है, और बाकी वो जो वॉलेटिलिटी है वो आपकी तपन है किचन की। वरना फिर जैसा मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जोमेटो पर ऑर्डर करें तो अपना म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहिए। मेरे ख्याल से जिसके लिए जो अप्रोच अच्छी है वो अप्रोच अच्छी है, तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं। वैसे अभी भी मैं एक चीज़ कहूँगा, हमारी मार्केट अभी भी वीक नहीं है। इसको हार्डली वीक मार्केट कहेंगे आप। मतलब इतनी बड़ी क्राइसिस में ओवर अ 3 डे पीरियड हम कुल मिला के 1% नीचे हैं, और ओवर 1 मंथ पीरियड हम 7% ऊपर है। पहलगाम का अटैक जिस दिन हुआ था उस दिन से लेकर अगर आज तक का आप मार्केट का मूव देखेंगे, हम पॉजिटिव हैं। तो जिस बीच में हमारे नेबर 10% नीचे हैं, तो उस हिसाब से हमारा मार्केट ख़राब नहीं है। मतलब मैं इसको
किसी भी हद तक से आप खराब मार्केट नहीं कहेंगे। खराब मार्केट होता ना तो आज L&T अच्छे नंबर पे ऊपर खुलने के बाद पिट जाता। खराब मार्केट होता तो आज अच्छे नंबर पे टाइटन पिटता फॉर एग्जांपल। वो नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट खराब नहीं है। ये बस ये है कि थोड़ा सा इस समय लोगों को असमंजस है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला कितना चलेगा, 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा या 1 हफ्ता चलेगा या उससे ज़्यादा लंबा चलेगा। आई थिंक ये कोई नहीं जानता, तो ये आई थिंक इस समय थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलिए अब श्रेया के पास चलें आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे सर, लेकिन हालांकि ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि वीकेंड्स पे क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से घटनाक्रम हुए हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि वीकेंड पे क्या ये और मामला तूल पकड़ेगा या फिर विराम लगेगा इस पूरे मामले को? हाँ, देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि कोशिशें होंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से इसको डीएस्केलेट किया जाए, क्योंकि एक बड़ा रीजन है ये साउथ ईस्ट एशिया और उसकी 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं भारत और पाकिस्तान। तो उसमें आई थिंक कुछ हद तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा मेरे ख्याल से, और बहुत लोग ये उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि शायद संडे या मंडे तक ये मामला जो है ये सेटल हो जाए। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो जाए। और सच बताऊँ ना, अगर देखिए अगर एक सिंपल चीज़ देखी जाए, ये थोड़ा सा लंबा समय ले रहा हूँ इसमें बेस्ट तो होता कि अगर पहलगाम होता ही नहीं तो खैर, लेकिन क्योंकि वो हो गया था, उसके बाद बेस्ट होता है भारत ने एक बहुत ही सिविलाइज तरीके से, एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रिसाइज एक टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया और उन टेररिस्ट को मारा। मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद अगर सामने से रिटेलिएशन होता है और वो भी सिविलियंस पर रिटेलिएशन होता है, तो भारत जैसा देश पे चुप नहीं बैठ सकता। तो इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हाथ में कि बस वो अब बस करे और कदम पीछे ले, तो आई थिंक फिर सब कुछ नॉर्मल होगा। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स से शुरुआत करते हुए देखिए आज जिस तरीके से प्रेशर है मार्केट में, तो मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत करेंगे आपके स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पे प्रेशर देखने को मिला। कुछ आपको एनबीएफसी से दिखेंगे। श्रीराम फाइनेंस देखिए 2.5% टूट गया। आईसीआईसीआई बैंक में मुनाफा वसूली 3.5% से ज्यादा का गोता यहाँ पे लगा। पावर ग्रिड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी आज मुनाफा वसूली लगभग 3.25%, और ग्रासिम में भी आज गिरावट देखने को मिल रही है 2.5% के करीब। कुछ और काउंटर जैसे एमसीएक्स, पूरा स्पेस कल शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। आज मुनाफा वसूली 6.5% के करीब। इंडियन होटल्स भी गिरा 5% से ज्यादा। अपोलो टायर्स में मुनाफा वसूली 3% से ज्यादा, लगभग 4.25%, और महिंद्रा फाइनेंशियल भी टूट कर रहा है कारोबार लगभग 4%। लेकिन इस गिरते माहौल में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टाइटन रिजल्ट शानदार, ब्रोकरेज भी बुलिश, तो देखिए 3.5% से ज्यादा उछल गया। टाटा मोटर्स लगातार चढ़ रहा है एफटीए की खबर के बाद। इसके बाद यूएस यूके डील के होने की आशंका भी है, तो यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 3.5% से ज्यादा। एल&टी अगेन रिजल्ट की बदौलत 3% से ज्यादा चढ़ा। बीईएल पूरे डिफेंस स्टॉक्स में शानदार रैली, 2.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी। यहाँ यस बैंक में खरीदारी होती हुई आज नजर आ रही है 6.5% से ज्यादा। यूनियन बैंक लगभग 5.6%। भारत फोर्ज चढ़ गया 4% से ज्यादा, और कल्याण ज्वेलर्स में भी आज खरीदारी करीब 1.5% के करीब। काम करते हैं आज कार्यक्रम का क्रम छोड़ते हैं, सीधा ट्रेड्स पर आते हैं। हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गावर सर बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून टू यू। और ट्रेड लेना चाहिए शॉर्ट साइड, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। एक ब्रेकडाउन मिला है आफ्टर अ गुड काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये ब्रेकडाउन काफी वीक नजर आता है। ट्रेड कर रहा है 1390 में, स्टॉप होगा 1396, करीब 6 रुपए का है। डाउन साइड ओपन है, कहां तक जा सकता है कहना मुश्किल होगा। आई थिंक नियर टर्म टारगेट करीब 1360 के है, तो यहाँ से अप मूव मतलब डाउन मूव काफी है, तो ध्यान देना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक ऑन द शॉर्ट साइड। आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट, और मेरे को याद आता है मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पोस्ट 12 मार्च, फर्स्ट टाइम दैट आईसीआईसीआई, नहीं 12 मार्च, क्षमा चाहूँगा, 11 अप्रैल के बाद पहली बार आईसीआईसीआई बैंक 20 डे के नीचे, और काफ़ी दिनों बाद एक सेल कॉल आई है आईसीआईसीआई बैंक पे। फर्स्ट ट्रेड, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए मेरा भी सेल साइड का ट्रेड होगा। ट्रेड होगा डीएलएफ में। एक सीरियस ब्रेकडाउन है, और अच्छी बात यह कि यहाँ पे थोड़ा पुल बैक मिल रहा है, तो 635 के नीचे डीएलएफ बेचना है। 634 चल रहा है, 635 के नीचे बेचे, 640 का स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 610 का। 610 से लेके 600 ये इसका टारगेट होना चाहिए।
ओके, डीएलएफ में बिकवाली की राय फिलहाल राजेश जी की तरफ से आती हुई। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक आज के लिए? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी जो पिक रहेगी इस टाइम पे वो डिविस लैब के फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे रहेगी। ये नजरिया सिर्फ आने वाले 1 घंटे का है, इससे ज्यादा का कोई नजरिया नहीं है। आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए डिविस लैब के फ्यूचर्स को अगर आप लॉन्ग करते हैं विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 5980 ऑन फ्यूचर्स, तो हमारा यहाँ पे टारगेट हो सकता है 6050 एंड 6070। ओके, डिवीज लैब्स, मेरी भी नज़र जा रही थी इस पर कि एक फ्रेश इंटरडे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर और शार्प ब्रेकआउट हुआ। खैर ये एक ट्रेड समय रचना जी की तरफ से आपको डिवीज लैब्स पर। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एक्सिस बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम के साथ स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। इससे एक्सिस बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1166 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1135 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। चाहे तो 1150 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 19 रुपीज 19 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 36 रुपए 36 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, एक्सिस बैंक लीजिए जनाब। एक यहाँ पर एक्सिस बैंक पे भी ट्रेड आ गया और प्लीज टारगेट और स्टॉप लॉसेस रखिएगा। बाय यहाँ पे पुट 1150 की, तो 2 यहाँ पे लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स पर एक सेल कॉल है। हमारे साथ अब सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से जुड़े हैं इस वक्त, मतलब श्रीकांत जी की टीम से। सहज, गुड आफ्टरनून। आपका भी क्या ट्रेड? यस, तो मैं एक लो बीटा ट्रेड लेना चाहूँगा जहाँ पे जेबी केम फार्मा हमने सिलेक्ट किया है। आई थिंक ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं हमें वैल्यू और ट्रेंड वाले पर्सपेक्टिव को देख के ये शॉर्टलिस्ट किया है स्टॉक, जहाँ पे मल्टी वीक सपोर्ट है इसका। बहुत पिछले 5-6 हफ्तों से स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। करंटली 1520 के आसपास चल रहा है। 1385 का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और ऊपर में 1700 तरफ तक का टारगेट हमें इसमें नजर आ रहा है। सो करंट मार्केट एनवायरनमेंट में मुझे लग रहा है एक लो बीटा एंड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वाली अपॉर्चुनिटी में जेबी केम फार्म काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, जेबी केम फार्म, ये सहज जी के फिलहाल बाई साइड की ट्रेड आती हुई। धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में आज थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन नज़रिया क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा आपकी तरफ से? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, हो सकता है आने वाले दिनों में भी बनी रही, बट यही सब अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप एक एसआईपी मोड में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह, जैसा अनुज जी ने बोला, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको भी एसआईपी की तरह कर सकते हैं। और क्वालिटी स्टॉक्स में अगर आप पोजीशन लेते हैं तो आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मेरा ये मानना है कि थोड़ा डिफेंसिव चलना चाहिए, इसलिए यूटिलिटी स्पेस से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर रहेगा। हालांकि ये फाइनेंस कंपनी है, बट ये इनके जो फाइनेंसेस जाते हैं, जो लोन देती है, ये पावर जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनको देती है, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले 4-5 सालों में दिख रहा है। 10-15 दिन के बाद वो सब ऑर्डर इनफ्लो भी आने चालू हो जाएंगे। आरईसी ने हाल फिलहाल गाइडेंस दिया है कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का उनके पास ऑर्डर आएगा 4 साल में, और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसमें 10 से 12 लाख करोड़ का आपकी अपॉर्चुनिटी है लोन बुक देने में। तो वहाँ पर पीएफसी एक अच्छी उम्दा कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है आरईसी की, और इसके जो वैल्यूशन से काफ़ी अट्रैक्टिव है। 4-5 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड करता है, 15-16 का आरओई है, और 15% से इनका प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर कंसिस्टेंटली 5 सालों में ग्रो किया है। तो वहाँ पर बाई करें कि मौजूदा भाव में गिरावट आए तो वहाँ पर भी बाई करने की सलाह रहेगी। अपसाइड टारगेट 1 साल के नजरिए से अराउंड 500 रुपये का रखता है। चलिए अब एक काम करते हैं, बॉर्डर तनाव के माहौल पर क्या कुछ अपडेट्स हैं इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी नज़र यहाँ पर बनी हुई है और आज भी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। इन सब अपडेट्स के साथ लक्ष्मण जी के पास चला जाए दिल्ली। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या अपडेट है? देखिए, रात में जो ताबड़तोड़ हमले हुए और उसके बाद सुबह जो स्थिति दिखी वो आपको सरकारी महकमे में कह सकते हैं रायसीना हिल्स में काफ़ी ज़्यादा हलचल दिखी, और लगातार रात से लेकर के अब तक प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, सेना प्रमुख हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, उनसे लगातार संपर्क में है। अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के, जिसमें BSF, CISF जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज की
डीजी वहाँ पे मौजूद थे और उनको खास तौर से ये निर्देश दिए गए कि सीमा पर भले ही गोलीबारी में सेना वहाँ पे एंगेज है, लेकिन आप यहाँ पे दूसरे मोर्चे पर काफ़ी तैनाती रखिए, अपने विजिलेंस को बढ़ाइए, कहीं दूसरे तरीके से कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए, उसको नेस्तनाबूद करिए। इसके पहले रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की। उस महत्वपूर्ण बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, रक्षा सचिव थे, तीनों सेना के प्रमुख थे और वहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान भारत की सीमा पर जो है सुरक्षा के हालात का जायजा लिया, बल्कि आगे की क्या रणनीति, इस पर बड़ी चर्चा हुई। तो बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और आज भी मॉक ड्रिल दिल्ली में होने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वॉर खत्म हो गया है, हर तरह की तैयारी हर मोर्चे पर की जा रही है। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, कुछ देर में आपके पास दोबारा आएंगे, एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करेंगे आपके साथ। लेकिन अब इस तनाव के बीच में मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय जुड़े हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। तो अब देखिए, एक स्ट्रैटेजी ये होती है कि पिछली बार का डेटा पॉइंट्स क्या कहता है, और वॉर के डेटा पॉइंट्स में हमेशा ही निकल कर आया है कि अगर आपने वहाँ बाय किया है तो पैसा बनाया आपने, और मोटा पैसा बनाया है। तो क्या इस बार भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? आई थिंक एक चीज है कि आई थिंक मार्केट में ऑप्टिमिस्ट थोड़ा सा होना जरूरी होता है, लेकिन इस टाइम पे जो अनसर्टेनिटी है, अनुज जी, मैं यही कहूंगा कि कह नहीं सकते कि कब किस तरह से हालात बदल बदल जाए। अगर ये वॉर लिमिटेड है तो शायद उतना टाइम नहीं लास्ट करेगा जितना कि अगर 4 साल 5 साल लास्ट करेगा तो आई थिंक इकोनॉमिक डैमेज ज्यादा होगा। लेकिन अगर लिमिटेड टाइम का जो वॉर होगा अगर, तो जनरली रिकवरी इकोनॉमिकली ज्यादा जल्दी हो जाती है, और इकोनॉमिकली कंपनीज को भी ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं गवर्नमेंट से, डिफेंस से, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। तो एक तरह से वॉर हमें कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मॉरली उतना सही नहीं होता है कि वॉर से इकोनॉमी बढ़ती है, लेकिन एक्चुअली हिस्ट्री में तो यही हुआ है कि हर वॉर में इकोनॉमिक इंक्रीज काफी ज्यादा ही हुआ है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप बिल्कुल रैशनली चले तो आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे थे आपको उसी हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ऐसी चीजों में इसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि हर बार यही होगा। एक टाइम जरूर ऐसा होगा कि कुछ नुकसान, कुछ कंपनीज को नुकसान बहुत ज्यादा होगा और कुछ कंपनीज को आई थिंक बेनिफिट, डिसप्रोपोर्शनेट बेनिफिट होगा। तो इस वजह से ये कहूंगा कि आपको आप जरा हालात देख के इन्वेस्ट करें। लेकिन हिस्ट्री तो यही कहता है कि जब वॉर्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। दीपक जी, अच्छा, इंडियन मार्केट्स की प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको? अभी सुबह भी अनुज और मैं बात कर रहे थे कि शायद पोस्ट अर्निंग्स, शायद पोस्ट रेट कट्स, शायद पोस्ट स्टांस चेंज के बाद, और मोस्ट स्पेशली जिस प्रकार की आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, जो फॉरेक्स मार्केट से इंडिकेशन थे 83.87 की ट्रैजेक्टरी आपने देखी वर्सेस 88, शायद ये निफ्टी 25-26 हज़ार का होता, वो हमने छीन लिया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में भी 24-23,900 से कितना डाउन साइड देख रहे हैं आप, फ्रेंकली स्पीकिंग? और अगर प्राइस डैमेज होगा भी तो किस पोर्शन में प्राइस डैमेज ज्यादा लगेगा वर्स्ट केस में? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वीरू जी। मैं ज्यादा प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये कहूंगा कि अगर आप मार्केट में कभी भी हो तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यहाँ से 30% पक्का गिरेगा। ये एटलीस्ट ये अंदाजा लगा के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप में वो 30% लेने की क्षमता नहीं है तो शायद आप मार्केट के लिए रेडी नहीं हो। और अगर ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे वॉर हुआ या फिर जियोपॉलिटिकल इशू हो, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी भी आपके कंपनी के बैलेंस शीट के कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ भी, तो आप ये कह नहीं सकते कि आपका 30% पोर्टफोलियो नहीं गिरेगा। तो अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने बोला 23,900 या 24,000, ये तो 5-10% ही है, 5% से भी कम है इनफैक्ट। सो आई वुड से कि आप माइंड में ये रखें कि अभी कभी भी आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30% नीचे तो जा ही सकता है। आई थिंक वो उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट, आपके इन्वेस्टिंग का तरीका ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म,
आप अगर 30% नीचे चला भी गया तो वापस ऊपर भी आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अगर उसमें कोई बाधा आई तो जरूर आपको फिर से सोचना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में इंडिया का स्टोरी फिर भी अच्छा ही है। और अगर दीप ये जो सिचुएशन है अभी, जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसको अगर हम उससे हमारी इकोनॉमी अगर खराब नहीं होती है देन आई थिंक इट इज ओके, बट अगर खराब होती ओके है तो टाइम लग सकता है रिकवरी के लिए। दीपक और जी, मार्केट अब थोड़ा थोड़ा सा आप एक बार होल्ड करिए इस थॉट को, आपको आ रहा हूँ आपके पास भी वापस। हमारे साथ पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंह भी मौजूद हैं। जनरल साहब, गुड आफ्टरनून। क्या गुड आफ्टरनून। जय हिंद, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, बिल्कुल, और जय हिंद की सेना। तो अब ये बताइए कि जो पिछले 2 दिनों में हुआ है और जो जिस तरीके से अब सिचुएशन बैठ रही है, आपका अनुभव क्या कहता है? अब यहाँ से किस तरीके से हम आगे बढ़े? देखिए, हमारी जो पॉलिसी, जो डिक्लेरेटरी पॉलिसी हमारी है, जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने जो बताया है कि हम बेसिकली हम प्रोएक्टिव नहीं हैं, हम काउंटर कर रहे हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, हमारी नॉन एस्केलेटरी जो है वो हम एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अभी ये पूरा निर्भर करेगा पाकिस्तान के ऊपर, उनकी सेना के ऊपर, कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। उसके तहत, उसको देखते हुए जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको ऑल्टर किया जाएगा और आगे उसको टैकल किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्रवाई थोड़ी चलती रहेगी पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि इन्होंने जो करने की कोशिश की थी, क्योंकि देखिए हमने जो इनके 9 जो इनके टेररिस्ट कैंप थे जो कि खास अहमियत रखते थे, जिसके अंदर की हिजबुल मुजाहिदीन का लश्कर तोयबा का मुदीर के अंदर और जैश ए मोहम्मद का भावलपुर के अंदर, ये जो हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, ये बहुत एक बड़ा झटका है उनकी टेररिस्ट तंजीमों को। और टेररिस्ट तंजीम जो है ये स्ट्रेटेजिक एसेट था पाकिस्तानी आर्मी का, ये हमेशा उनका स्ट्रेटेजिक एसेट रहा है, जिसका ये इस्तेमाल करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने मार खाई है उस लेवल के ऊपर, एसिमेट्रिक वॉरफेयर लेवल के ऊपर, जो टेररिस्ट ग्रुप को हमने न्यूट्रलाइज किया है, उनको दोबारा रिवाइव करने के लिए ये थोड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। ये थोड़ी दिन और चलेगा मुझे लगता है, और डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आगे कार्रवाई होती है। हमारी कार्रवाई निर्भर करेगी उनकी कार्रवाई के ऊपर। हम इस टाइम रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ये भी सुझाव देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ वक्त आना चाहिए जिसके तहत हमें फिर जो हमारा अभी डिफेंसिव एक किस्म का पोस्चर है, जहां हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, हमें अपना थ्रेशहोल्ड हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा और पाकिस्तान को बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं जनरल साहब हेलो उसी चीज पे आ रहा था, मैं जनरल साहब उसी चीज पे आ रहा था, वही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा था। कल जो हुआ कि कभी भी किसी, अगर आप देखें युद्ध की स्थिति में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप मेरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स पे, मेरा रेजिडेंशियल एरियाज पे आप हिट नहीं करेंगे। लेकिन कल जो जम्मू में इनिशियली स्टार्ट हुई वो फायरिंग, वो मिसाइल लॉन्चिंग, वो आपने जिस तरीके से स्ट्राइक किया, क्या ये भारत को चुभ रहा है इस वक्त? ये हमारे इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा? देखिए, पहली बात को बता दूं, जंगे मैदान के अंदर, वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है दुश्मन के साथ, जैसे आपने कहा है। ये अंडरस्टैंडिंग होती है जिनीवा कन्वेंशंस के तहत। जिनीवा कन्वेंशंस कहती हैं कि किसी भी सेना को सिविलियन टारगेट्स को अटैक नहीं करना चाहिए, वहां पे नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान ने इसको वायलेट किया है, ये जिनीवा कन्वेंशन के तहत है। कभी भी कोई भी सेना के दूसरी सेना के साथ नहीं करती कि हम ऐसे करेंगे, नहीं। तो पहली बात तो यह है, जो उन्होंने कार्रवाई कल की थी, हमने बड़े मुफीद, बड़े बेहतरीन तरीके से उसको हमने न्यूट्रलाइज किया है। 15 जगह के ऊपर जो उनकी मिसाइल्स आई, जो उनके ड्रोन्स आए, जो उनकी हॉवरिंग म्यूनिशंस थी, वो सबको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको नाकाम हमने किया है। और ये हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, ये चीजें चलती रहेंगी और हमें सिर्फ गार्ड पे रहना है, कार्रवाई करते रहना है। हाँ, हमें जो हमारे जो स्टेट्स के अंदर हमने सिविल डिफेंस की जो स्कीम्स हैं, उनके ऊपर नजर अभी देनी है, क्योंकि वो कोशिश करेंगे। आपने देखा सांबा के अंदर उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की, और भी कई जगह के ऊपर ये करेंगे। यहाँ पे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके जो स्पाइज हैं वो पकड़े गए हैं, उनके जो एजेंट पकड़े गए हैं। तो उनको नाकाम करने के लिए, उनकी जो गतिविधियां हैं उनको नाकाम करने के लिए हमें जो सिविल डिफेंस जो हमारी प्लान्स हैं उनको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, जिसके अंदर शामिल हो जाता है हमारे होम गार्ड्स, हमारी पुलिस फोर्सेस जो हैं हर स्टेट की, सीआरपीएफ, बीएसएफ,
बाकी पैरामिलिट्री फोर्स जितनी हैं, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, ये सब इसमें शामिल हो जाती हैं। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो शामिल हो जाते हैं। कम्युनिटी लेवल के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि हमने क्या कार्रवाई करनी है, ताकि जितनी कम्युनिटीज हैं, जितने हमारे लोग हैं, ये इकट्ठे होकर कार्रवाई करें देश की हित के लिए, देश के हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हित के अंदर। बिल्कुल। जनरल विक्रम सिंह जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। परसों आपसे बात भी हो रही थी सर, लेकिन उसी इर्द गिर्द मेरा एक और सवाल है। हालांकि हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को और हथियार बेड़े पे हम मजबूत भी हैं, लेकिन जिस तरीके से चीन और तुर्की से पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है, बयान आ रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रहे हैं आप सर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से कैसे रिटेलिएशन हो सकता है और हथियार बेड़े पर हम कितने मजबूत हैं? ये आप बड़ा अच्छा प्रश्न आपने मुझे पूछा है। देखिए, जो एक वॉर फाइटिंग एंड्योरेंस था पाकिस्तान का, ये हमने इसको असेस किया था कि 4 दिन का मैक्सिमम होगा, 4-5 दिन का। और ये वॉर फाइटिंग जो एंड्योरेंस होता है, जो अहमियत काबिलियत होती है, ये निर्भर करती है कि आपके जो लॉजिस्टिक एचेलॉन्स हैं, आपका एम्यूनिशन आपके पास कितने दिन का बचा है, आपकी सप्लाईज कितनी देर की बची हैं, आपके पास जो फ्यूल है वो कितनी देर के लिए बचा है। ये सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हम इवॉल्व करते हैं कि उसकी वॉर फाइटिंग पोटेंशियल, उसका वॉर फाइटिंग एंड्योरेंस क्या है। ये 4 दिन का था। लेकिन जैसे आपने बताया कि अभी हमारे इसके अंदर, अभी पूरी गेम प्लान के अंदर तुर्की आ चुका है, चाइना भी है। यकीनन ये उनसे सपोर्ट मिली है, अदरवाइज जिस प्रकार से ये पाकिस्तान की सेना ने हमला किया है कल 15 इंस्टॉलेशंस के ऊपर और रात पे कई जगह के ऊपर ये फायरिंग करते रहे, ये यकीनन इनको मदद मिली है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये होगा कि जो एक छोटा वॉर होना था या छोटी जो कन्फ्लिक्ट होनी थी, ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हमारी सेना जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से वो इस टाइम पॉइज्ड है। हमारा कॉम्बैट पर बेहतरीन है, बहुत अच्छा है इनसे। अगर आप देखें, मैं शायद आप ही के चैनल पे मैंने पहले बताया था कि जब आप देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसके अंदर हम 4थे स्थान पे हैं और पाकिस्तान 12वें स्थान पे है। तो अगर उनको मदद भी मिलती है, तो जब तक वो मदद का ठीक इस्तेमाल कर सकेंगे, उनका जो फायर पावर इंडेक्स है उसके अंदर ज्यादा ऊपर नहीं आ सकते हैं, ना ही उसकी काबिलियत बढ़ेगी। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, सिर्फ हमने ये देखना है कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त देश के सब जितने हमारे देशवासी हैं, उनकी आंखें और कान खुले रहने चाहिए देखने के लिए कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कोई गलत काम ना हो। अगर कोई उनके फिफ्थ कॉलमनिस्ट या उनके कोई एजेंट घूम रहे हैं, उनको पकड़ के पुलिस को बताया जाए, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर एक्शन हो, ये हमने देखते रहना। हमारी कार्रवाई ठीक होनी चाहिए और हमने इन्फिल्ट्रेशन को नहीं होने देना, इसको देखते रहना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर। अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दीपक शेनॉय जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपसे बात हो रही थी और आपने अभी जनरल विक्रम सिंह को सुना भी होगा। डिफेंस को लेकर हथियार के मोर्चों पर हम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। आपने कहा मार्केट 30% डाउन भी जा सकता है, तो जिसके पास रिस्क एपेटाइट है वही इस बाज़ार में फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी देखे और पैसा लगाए। लेकिन जिसके पास रिस्क एपेटाइट नहीं है और उनको पता है कि इस पर्टिकुलर थीम में या सेक्टर में उनका पैसा बन सकता है, जैसे कि डिफेंस, तो उनके लिए क्या राय रहेगी सर डिफेंस स्टॉक्स पर आपका आउटलुक? आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स से आज काफी, मतलब हमने आई थिंक कुछ स्टॉक्स का अपर सर्किट पे और कुछ स्टॉक्स ऊपर भी जा रहे हैं, इसलिए कि जब लाइक बैटल्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, उस पे ऑर्डर्स ऐसे कंपनीज को जाती है जो एक्चुअली या तो फिर कैपेसिटी बना सकें या फिर जिनके पास स्पेयर कैपेसिटी हो और वेपन्स या फिर एमिनेशन मैन्युफैक्चर करने की या जो भी, और या फिर नए भी ऑर्डर्स जा सकते हैं जहाँ पे हमें अगर नए शिप्स, सबमरीन्स ये सब बनानी होंगी तो इन कंपनीज को मतलब ऑर्डर दिए जाएंगे। और यूजली पहले ये होता था कि हम ऑर्डर सिर्फ बाहर से करते थे और यहाँ पे सिर्फ मेंटेनेंस हुआ करता था या छोटे से स्पेयर पार्ट्स बनाए जाते थे। अब हम ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे इंडिया में ही करते हैं और इंडियन कंपनीज को यूज करते हैं। इसलिए हमारी जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें थोड़ा सा लाइक उनमें एक्टिविटी होना आई थिंक जायज़ है। बट ये भी है कि आप अगर इसमें जाए कि इनको पक्का अभी ऑर्डर मिलेगा और या फिर 3-4 साल लगेंगे ऑर्डर्स में,
मतलब ऑर्डर फ्लो में आने में, ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें तो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई मतलब मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। और आई थिंक मैं 2022 से ही बोल रहा हूँ कि ये जब से पॉलिसी चेंज हुई है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ही को ही हम ऑर्डर्स देंगे, तो उस टाइम से अब तक कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट उस वो थीसिस और स्ट्रांग हो गई है कि हम और डोमेस्टिक में कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि जब ऐसा ऐसा टाइम आता है आपको फॉरेन पावर्स पर डिपेंड करना, आई थिंक इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए लॉन्ग टाइम में अच्छा है, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप इस मार्केट में ना आए, यही रिस्क है। ये मौका है पैसा बनाने का, और लेकिन ये भी टाइम है कि अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना 6 महीना भी अगर आप देखें तो हो सकता है आपके पैसे लॉस में जाएं। लेकिन आपका अगर 5 साल का अगर ये है तो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स और जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं, ये इनमें आई थिंक बहुत अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए ये इंटरेस्टिंग बात हुई। दीपक जी, इसके अलावा अगर आप देखें आज मार्केट का फोकस ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉर पे रहा है। मार्केट ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अर्निंग्स पे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करने को तैयार है। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया या टाइटन के नंबर्स के बाद जो रिएक्शन आया, ओवरऑल ये अर्निंग सीजन से क्या कुछ होप जग रही है या फिर अभी भी वही ढाक के तीन पात की अर्निंग्स खराब हैं? नहीं, अर्निंग्स खराब तो नहीं है वैसे। आई थिंक मुझे ये लगता है कि अर्निंग्स नॉर्मल है, कोई ज्यादा कुछ कंपनीज में, जैसे आपने कहा कि कुछ कंपनीज में आई थिंक अर्निंग्स अनएक्सपेक्टेडली बेटर थे, तो वो कंपनीज पॉजिटिव रिएक्ट कर रही हैं। और जिस तरह से पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रही थी मार्केट से, आई थिंक उस वॉल्यूम में नहीं निकाल रही हैं, या फिर उनका जो ट्रेडिंग है मोस्टली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में है। पहले ऑलमोस्ट एवरी डे नेगेटिव हुआ करता था। तो चाहे आप अच्छा रिजल्ट दो या बुरा रिजल्ट दो, दिसंबर क्वार्टर में जो जैन और फेब में जो रिजल्ट्स आए थे, आपका अगर रिजल्ट अच्छा भी हो तो आपका स्टॉक गिरता था, और बुरा भी हो तो स्टॉक गिरता था। अब वो नहीं है। आई थिंक फ्लोज भी चेंज हो गई हैं। डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी स्ट्रांग है और इंटरनेशनल फ्लोज भी आने लगी हैं। आज इनफैक्ट आज रुपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई है डॉलर से। यूजुअली ऐसे टाइम पे रुपी को वीक हो जाना चाहिए था, लेकिन रुपी एक्चुअली स्ट्रांगर हुई है। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक फ्लोज का लाइक आर्किटेक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है, और उस वजह से आई थिंक लोग अर्निंग्स को देखने में एटलीस्ट थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और ये क्वार्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, तो आपको पूरे ईयर का रिजल्ट मिल जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है अगले साल की। तो उस वजह से आई थिंक कुछ कंपनीज में आई थिंक एटलीस्ट सम होप आने लग गया है। लेकिन कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे होप अभी भी कम है, जैसे आईटी सेक्टर हुआ। अभी जब तक कि ये टैरिफ और ट्रम्प का जो नजरिया है वो जब तक क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता, तब तक उनका आई थिंक थोड़ा सा देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम देयर। और फार्मा में भी थोड़ा सा और आई थिंक और प्रॉब्लम आएगा। लेकिन बाकी सेक्टर्स में आई थिंक क्लैरिटी जैसे जैसे आती है, आई थिंक द स्टॉक शुड डू वेल। और आज डिफेंस जैसे आपने बोला एक थीम भी है, और काफी कंपनीज जो पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में हुआ करती थी वो भी अब डिफेंस प्रोडक्शन में शायद चली भी जाएंगी। तो वो उस वजह से भी आई थिंक थोड़ा सा मार्केट खुश है ऐसी कंपनीज में, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ एल&टी। ये कंपनीज कुछ हमारे पोर्टफोलियोज में हैं, तो मैं कुछ स्पेसिफिकली कंपनीज के बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि आई थिंक मार्केट इज नॉट ऑपरेटिंग एज इफ देर इज अ वेरी बिग वॉर। मार्केट्स आर ऑपरेटिंग एज इफ थिंग्स विल गो बैक टू नॉर्मल। ये यही कहूंगा जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। पर दीपक जी, हमेशा एक होता था ना बाजार में, हिस्टोरिकली एक चीज कहते थे कि इन टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, अनिश्चितता के दौर में डिफेंसिव्स की तरफ खिंच जाओ। अब दिक्कत यह है कि डिफेंसिव्स में आईटी और फार्मा को ले रखा है ट्रम्प साहब ने। हम वहाँ परेशान है उस चीज़ से। तो बचा एक एफएमसीजी, अ सेफ प्लेस टू हाइड। हालांकि आपका झुकाव मुझे आपकी बातों से लगा डिफेंस की तरफ, बट क्या एफएमसीजी भी है क्या? मेरे हिसाब से नहीं। एक्चुअली मैं यही कहूंगा कि अगर आप डिफेंसिव्स का नाम लिए, इसलिए डिफेंसिव हुआ करती थी क्योंकि ये टाइटली हेल्ड थी। जो कंपनीज है जिसको आप एफएमसीजी कहते हो, वो मोस्टली ये हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, या फिर ऐसे जैसे जो टूथपेस्ट बनाती हैं, जो सोप्स बनाते हैं,
जो आप कहते हो कि अगर वॉर भी हुआ तो आपको सोप तो यूज करना ही पड़ेगा, कोलगेट आई मीन टूथपेस्ट यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन ये आई थिंक दैट स्टोरी इज वेरी ओल्ड नाउ, और ये कंपनीज काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं क्योंकि उनमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ 5-10% के करीब होता है। कभी कभी आप प्राइस बढ़ा सकते हो तो थोड़ा प्राइस बढ़ा लेते हो तो आपका 15% हो जाता है। पर इन कंपनीज को आप 60-70 टाइम्स अर्निंग्स दोगे अगर, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में उतना कोई फायदा नहीं है इसका। ये डिफेंसिव से ऑफेंसिव बन जाती है। आप गलत प्राइस पे खरीदोगे किसी भी कंपनी को तो आई थिंक आपका लॉन्ग टर्म कोई मतलब ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। डिफेंसिव ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जिसमें आई थिंक स्टेबिलिटी हो और ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो। तो वो ऐसी कंपनीज बहुत कम है, लेकिन हैं दूसरे सेक्टर्स में हैं, इंक्लूडिंग इन डिफेंस, जो जहाँ पे कुछ कंपनीज अभी भी आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि पुरानी जो हम लोग डिफेंसिव एफएमसीजी कंपनीज कहते थे, आई थिंक वो ज्यादा देर डिफेंसिव नहीं रहेंगी क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू देयर अर्निंग्स। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाएं तो अगर आप कारगिल में देखें या फिर कुछ और टाइम्स में देखें, 2016 में भी कुछ हुआ था, उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो उस वॉर के बाद और वॉर के दौरान भी जो कारगिल में हुआ था, मार्केट्स काफी इंक्रीज हो गई थी। तो उस टाइम पे डिफेंसेस में रहना भी उतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारी कंपनीज ने अच्छा मतलब रिजल्ट, सॉरी स्टॉक प्राइस में काफी बढ़ावा है उस टाइम पे। तो मैं यही कहूंगा कि आई थिंक शुड डिफेंसिव्स का डेफिनेशन बदल गया है और आप ज्यादा ओवर पे ना करें क्योंकि आपको लगता है कि वो कंपनी डिफेंसिव है, तो आपको फिर ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी दीपक जी का आखिरी सवाल होगा। आपने कहा कि अभी आपको सही समय लग रहा है बाजार में पैसे लगाने को, अपॉर्चुनिटी, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं बाजार को लेकर। तो कौन से सेक्टर वो होंगे जहां पे आप एक्सपोजर बढ़ाएंगे? कोई ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक बात? अभी तो आई थिंक हमारे जो पीएमएस में जो सेक्टर्स हैं हमने उसी सेक्टर्स में ज़्यादा कंटिन्यू किया है इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमने कहा डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फॉर रेलवेज, और कुछ और है जहाँ पे हमें लगता है कि एंड ऑफ द ईयर तक डोमेस्टिक कंजम्पशन भी थोड़ा सा रिवाइव होगा। इस साल अप्रैल ऑनवर्ड्स जो टैक्स कट हुआ था वो लागू है और शायद लोगों को अपने अप्रैल के सैलरीज में थोड़ा सा टैक्स कम नजर आया होगा। तो शायद कंजम्पशन भी थोड़ा सा इस साल में टूरिज्म और कंजम्पशन थोड़ा सा बेटर होगी। लेकिन ये जब जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़ा सा अगर सॉल्व हो जाए उसके बाद, और मुझे ये भी लगता है कि हमारी जो डिजिटल फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, उनमें भी बहुत स्कोप है कि जैसे जैसे आप आगे जाते देखते हैं लोग अपने सेविंग्स को फाइनेंशियल एसेट्स में, या चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे इंश्योरेंस हो, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंपेयर टू रियल एस्टेट एंड गोल्ड। तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज भी हमारे आई थिंक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के लिए अच्छी हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं यही कहता था 6 महीने पहले और अभी भी यही कह रहा हूँ, तो इस करंट न्यूज़ की वजह से कोई मेरे माइंड में बदलाव नहीं आया। अच्छी बात है, जो व्यू है वो आपने स्टेबल रखा है, उसमें क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच दीपक जी। मुझे पता आपको एक मीटिंग में जाना है, थोड़ा आपको हमने होल्ड करके रखा, सॉरी उसके लिए, लेकिन थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये बात हुई दीपक शिनॉय से। अब लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं जो पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने दिखाया, और जो एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत ने जो करके दिखाया है उसमें क्या काम हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बस कल रातों रात ये कुछ हो गया, इसके ऊपर पिछले 11 साल से जो काम किया जा रहा है, जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, उसका एक इम्पैक्ट है। और थोड़ी लक्ष्मण जी ने इस पर रिसर्च किए। लक्ष्मण जी बताइए ज़रा क्या हुआ एग्जैक्टली। देखिए, दरअसल जो बार बार हम लोग खबरें ये चलाया करते थे कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट काउंसिल की बैठक हुई और एक्विजिशन काउंसिल में इतने सौदे किए गए, इतने सामान खरीदे जाएंगे, तो लगता था कि किस चीज़ की तैयारी चल रही है। लेकिन शायद किसी को नहीं पता था कि इस वक्त ये बड़ा काम आएगा, और ये काम आया भी कि सबसे ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि पिछले कल रात में महज 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। अब इसका देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भी एयर डिफेंस सिस्टम दिखा, उसमें आप
अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान ने हमारे कई सारे ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कई सारे ठिकानों पर कई सारे मिसाइल दागे, कई सारे ड्रोन अटैक किए, लेकिन एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन उनका काम नहीं कर पाया। हम लोगों ने हवा में ही मार गिराया। और इन सब के पीछे दरअसल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी ताकत दिखी। उसके उल्टे पाकिस्तान की जो ताकत थी वो बिल्कुल नेस्त नाबूद होती दिखी। अब एयर डिफेंस सिस्टम में 2-3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नाम लूंगा S-400 का। S-400 जो आपको याद होगा 2018 में करीब 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था, और इस सौदा के बाद 2018 में किया गया, दस्तखत किया गया, उसके बाद उसको ले भी लिया गया और 3 यूनिट चीन के बॉर्डर पे और कुछ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात कर दी गई, जो इस ऑपरेशन सिंधु में सबसे ज्यादा कारगर दिखी। दूसरा आपको था ब्राक 8 जो है, ब्राक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसमें 2017 में 18,000 करोड़ रुपए के सौदे किए गए। ये पंजाब में तैनात किए गए थे और इसने अपना रंग कल दिखाया, जो पाकिस्तान के मंसूबे पर पानी फेरा। इतना ही नहीं, आकाश जो है सरफेस टू एयर मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और सेना और वायुसेना दोनों के पास है, उसने भी काफी ज्यादा कमाल दिखाया। DRDO को जो एंटी ड्रोन सिस्टम है और MPCDS है, उसने बिल्कुल दुश्मनों को जो भी ड्रोन अटैक होते थे उसको नस्त नाबूद करने में काफी कारगर साबित हुआ। और उल्टे पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था HQ-9, उसको भारत ने बिल्कुल तबाह कर दिया। लाहौर में इस एयर डिफेंस सिस्टम को जो चाइना से खरीदा था पाकिस्तान ने, बड़े उसके दम पे अपना सीना चौड़ा कर रहा था, उसको एक झटके में भारत ने नस्त नाबूद कर दिया, पाकिस्तान को हवा तक नहीं लगी। अब इतना ही नहीं, अब 2018 में जो हम लोगों ने सुसाइडल ड्रोन बनाए थे उसका इस बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल टारगेट पे, जहां टारगेट रखा वहीं पे टारगेट पे जाकर सुसाइडल ड्रोन हिट करता है। यही अपने आप में बहुत कामयाबी रही इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के। स्कल्प और हैमर मिसाइल के साथ सटीक हमले और गहराई तक पहुंचने की क्षमता वाले ये जो राफेल जेट थे, उसने भी इस ऑपरेशन सिंदूर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सारा कुछ जो हुआ है वो, जैसा कि आपने कहा, रातों रात नहीं हुआ है। ये दरअसल पिछले 11 साल के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो मेहनत की गई थी, रणनीति बनाई गई थी, उसका नतीजा था। उसने दिखा दिया कि भारत अपने एयर डिफेंस को न सिर्फ रक्षा करने में ये है, बल्कि उसे पूरा कंट्रोल करता है। कोई इसकी तरफ आंख उठा कर देख भी नहीं सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत उम्दा कोट था एक एथलीट का कि इट टुक मी 10 years टू बिकम ओवरनाइट सक्सेस। तो मेहनत लगती है किसी भी चीज़ को करने में, ओवरनाइट कुछ नहीं होता। हमको सिर्फ रिजल्ट दिखता है, तैयारी नहीं दिखती है हमको। तो जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जो पिछले सालों, इतने सालों की तैयारी थी, उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिला है। हाँ बीरू, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं लक्ष्मण जी से पूछना चाहता था। लक्ष्मण जी, ये दरअसल हमारे पास ये जो S-400 आना था, ये इसकी 5 रेजिमेंट्स आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से रशिया से। ये थोड़ी डिले हो गई थी यूक्रेन या रशिया वॉर के चलते। क्या कुछ ऐसी अवस्था या फिर बातचीत जिससे कि थोड़ा सा वो जो 2 रेजिमेंट्स और रह गई हैं उसका एडवांस डिलीवरी हो सके, कुछ ऐसी बात चल रही है क्या? क्योंकि 2 रेजिमेंट्स अभी और आनी है इसकी। देखिए दरअसल सरकार ने क्या किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक फैसला लिया है, जिसका एहसास हम आपको अब हो रहा है। वो जितने भी डिफेंस के एक्विजिशन किए जाने हैं, उन सारे एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। फास्ट ट्रैक पर डालने का मतलब ये हुआ कि जो इसकी प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को आधी से भी छोटी कर दी गई है। यानी आपको लंबी प्रक्रिया में नहीं जाना है, आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सारे डिफेंस के एक्विजिशन कर सकते हैं। और ये जो S-400 है उसका एक नतीजा है। 3 आ चुके हैं, 2 की डिलीवरी बहुत जल्द होने की संभावना है। और ये रशिया से हम S-400 दे रहे हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी डेवलप की है कि एक तरफ रशिया से भी ले रहे हैं, एक तरफ US से भी ले रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते नहीं सिर्फ हम आपसे लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो भारत ने अपने पूरे पोर्टफोलियो कह सकते हैं डाइवर्सिफाई करना उसने कर रखा है, और उसका नतीजा आज दिखा। और S-400 की बाकी डिलीवरी भी जल्द होने की संभावना है। ओके, चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्लियरली एक हमारे देश में जो काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हुआ है डिफेंस पर, उसका एक क्लियर कट आपको एक एग्जांपल मिलता हुआ। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से। मानस जी आ रहे हैं आपके पास, उसके बाद रचना जी आपके पास आएंगे। हम FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी के पास चलेंगे, और मिटका फंडा के लिए धर्मेश जी के पास चलेंगे। अच्छा, कविता जी अभी जुड़ी हैं शायद शो में, तो उनसे भी ट्रेड लेंगे। इसी ट्रेड का शुरुआत करते हैं एक्चुअली फिर। तो मानस, सबसे पहले आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए M&M फाइनेंस में पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय रहेगी। 240 का पुट ऑप्शन
M&M फाइनेंस का खरीदा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि जो पिछला लो था 237 रुपए का, उसको ब्रेक करके 230 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। तो 240 का पुट ऑप्शन 6 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें 3 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से 12 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलती है। ओके, M&M फाइनेंशियल्स की पुट वाकई बहुत ही गंभीर स्ट्रक्चर, कोलैप्स हुआ है ये स्ट्रक्चर, मल्टी मंथ लो को टेस्ट करता हुआ। एक बार प्लीज इसका प्राइस पे रखिएगा स्क्रीन पे, स्टॉक का लगभग 6.20 पे पुट ऑप्शन लेनी है 240 के, यस 244, एक 50 का बेस तोड़ के ट्रेड करता हुआ। रचना जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार? जी, मेरा एफएनओ सुपरस्टार हुडको का फ्यूचर्स रहेगा। हुडको के फ्यूचर्स में हम 206.5 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 210 का और 11 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए हुडको और चार्ट के चमत्कार के लिए कविता जी के पास चलते। बताइए कविता जी, आपका चार्ट का चमत्कार। हाय, तो चार्ट का चमत्कार होगा अगेन डिफेंस से ही। तो मजगांव डॉक यहाँ अच्छी पोजीशनिंग बनी है, हाई फॉर्मेशन में आज अगेन ये अपने 10 EMA से रिवर्स होते हुए दिखा है। तो अंटिल काउंटर 2840 के लेवल के ऊपर है, यहाँ पर अपनी पोजीशनिंग बनाए रखी जा सकती है। मुझे लगता है एज अ स्विंग टारगेट ये 3150 की तरफ बढ़ रहा है, बट एज ऑफ नाउ अगर हम अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है 2964 3000 के प्राइस टारगेट के लिए मजगांव डॉक पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, मजगांव डॉक ये हो गई कविता जी के पिक। धर्मेश जी, आपका ट्रेड, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया। या गुड आफ्टरनून अनुज जी। देखिए, डिफेंस स्पेस से ही रहेगा और DCX सिस्टम पे बाई करने की सलाह रहेगी। ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, छोटी सी, बट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसके ऑर्डर बुक पिछले साल 1600 करोड़ का था, जो कि अभी 3400 करोड़ पर खड़ी है, और इनका Q4 का नतीजा आना बाकी है। Q4 नॉर्मली इनके लिए अच्छा क्वार्टर रहता है। बेसिकली EMS सिस्टम की कंपनी है जो PCBA प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के असेंबली किट बनाती है, जो डिफेंस में यूज़ होता है। बेसिकली एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। एल्टा सिस्टम जो इजराइल की कंपनी है, उसको ये सप्लाई करते हैं अपने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। साइलेंटी को सप्लाई करती है लॉकहीड मार्टिन, रफाल एडवांस सिस्टम को भी सप्लाई करते हैं। तो मुझे लगता है मौजूदा माहौल में ये ऑर्डर बुक और स्वेल होता हुआ कि धंधे में भी काफ़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। हम लोग का अनुमान है कि 2-3 साल के अंदर ये जो ऑर्डर बुक है ये 5000 करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। ये रन रेट काफ़ी बढ़ेगा और उस हिसाब से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो बाई करें, 1 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया रखें और 375 का स्टॉक प्राइस का टारगेट बन के निकल के आता है 1 साल के हिसाब से। DCX सिस्टम्स आपके स्क्रीन पे आपका आज का बाय कॉल। हमने शुरुआत की थी M&M फाइनेंशियल्स की पुट ऑप्शन से। 240 की स्ट्राइक आपको लेनी है और आपकी स्क्रीन पे 6 रुपये 40 पैसे पे पुट थी 12 के लक्ष्य के लिए। 350 का टारगेट स्टॉप लॉस है यहाँ पर। दूसरा ट्रेड आया, वो पिक किया आज कविता जी ने, आज का एफएनओ सुपरस्टार। और नहीं, रचना जी माफ कीजिए, हुडको फ्यूचर्स बाय और 210 211 का स्टॉप टारगेट। उसके बाद कविता जी ने मजगांव डॉक को पिक किया, कैश में स्टॉक था ये, 2964 का लक्ष्य, 3150 का लक्ष्य, 2906 पे ट्रेड करता हुआ। और DCX सिस्टम्स यहाँ पे धर्मेश कांत जी का आज का बाय कॉल मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। निफ्टी 24,000 की दहलीज को थोड़ा सा पकड़ के चलता हुआ, थोड़ा सा स्थिर हो रहा है, एटलीस्ट 24,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ। एक दो स्टॉक्स को और कंसिडर कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। पूरे दिन ABB में कोई ब्रेकआउट तो नहीं आया, बट ABB अब करीब करीब 3% ऊपर। बट क्या कंसिडर करना चाहिए, अभी भी 50 डेमा के नीचे, तो थोड़ा सा मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। और निफ्टी फार्मा इज टुवर्ड्स स्टे हाई। दिवीज लैब अच्छा करता हुआ, कार्यक्रम में डिस्कस हो चुका है। फिर लेके आइए एक बार सिप्ला क्या कर रहा है, करीब करीब 1482 पर, ये भी रिकवरी दे रहा है। मानस, फार्मा, निफ्टी फार्मा एट डे हाई, आपने कुछ और स्पॉटिंग? इनफैक्ट निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, दोनों ही इंडाइसेस जो है वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। आपका कोई व्यू, कोई स्टॉक स्पॉट किया है इसमें? आप देखिए, डीवीज लैब सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया स्टॉक ने, तो वहां पर आपको डेफिनेटली रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर बात करें तो आई थिंक वेट करना बेहतर रहेगा, लेकिन केवल एक ट्रेडिंग के हिसाब से डीवीज लैब पे एक ट्रेड किया जा सकता है। अदरवाइज जो दूसरे फार्मा स्टॉक है वहां पर आप देखें तो वहां पर जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो निगेटिव है, तो हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी निफ्टी फार्मा और पर्टिकुलर काउंटर पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम डिफेंस शेयरों की थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे और बाजार का फोकस आज डिफेंस शेयरों पर है। जब से भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा है तब से आप देखें तो डिफेंस शेयर उड़ रहे हैं। क्यों है डिफेंस शेयरों में धमाका, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। बताइए कंचन, डिफेंस शेयरों में जो तेजी है आखिर वजह क्या है?
डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी अभी मेंशन किया, जिस तरीके से जो ये सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो और भी ज़्यादा हीटअप होती जा रही है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें हमारे जो डिफेंस शेयर्स हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर इस टाइम पे हम बात करें तो सारे ही डिफेंस शेयर्स में एक अच्छी खासी दौड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि अगर हम एक महीने का निफ्टी डिफेंस का चार्ट देखें तो वहाँ पे करीब करीब 16% का हमें इजाफा देखने को मिला है। अब ये सारी की सारी चीज़ें चल रही है जिसके लिए सरकार जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन में लगी हुई है, और इस टाइम पे हमने ये देख ही लिया है कि पहले से भी सरकार इस सिचुएशन के लिए कितनी ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। यही नहीं बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने डिफेंस कंपनियों को दिल्ली भी बुलाया है बैठक के लिए, और जो अर्ली प्रोक्योरमेंट है उसके लिए भी मंजूरी दे दी है। अब देखिए, बजट आता है, बजट में एलोकेशन होता है। अगर पिछले 5 साल का बजट देखा जाए तो साल 2020 से लेकर 2025 यानी कि इस साल तक डिफेंस के बजट में हमें करीब करीब 45 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर साल 2020-21 की बात करी जाए तो 4.71 लाख करोड़ का जो बजट था वो हमें देखने को मिला था डिफेंस में, और ये बढ़ते 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 इस टाइम पे आ पहुंचा है करीब करीब 7 लाख करोड़ के पार। इस टाइम पे अगर आप चार्ट्स पे अभी स्क्रीन पे आएंगे देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से नंबर ये हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.71 लाख करोड़ से इसकी शुरुआत हुई थी और ये आके पहुंच गया है टू बी वेरी स्पेसिफिक 6.81 लाख करोड़ का। अब देखिए, डिफेंस का जो एलोकेशन है वो भी हमें कहीं ना कहीं अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और जो डिफेंस कंपनीज है उनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें भी एक तेज उछाल देखने को मिला है। अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ऑर्डर बुक देखेंगे तो रीसेंट डेटा जो ऑर्डर बुक का आया है 184,000 का हमें ये नंबर देखने को मिला है। बीएल की ऑर्डर बुक 75,000 करोड़ की हो गई है। इस तरीके से मजगांव की अगर हम ऑर्डर बुक देखें तो ये भी बढ़ते बढ़ते एक अच्छे खासे नंबर पे आ पहुंची है। यही नहीं बल्कि कोचिन शिपयार्ड, कोफोर्ड जैसे जो कंपनीज है उनकी भी जो ऑर्डर बुक है हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे भी हमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब देखिए कि जब भी ऐसा कोई एक्शन होता है तो जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो आर्मी की हेल्प करते हैं इस सिचुएशन को टैकल करने में। एचएएल देखिए, यहाँ पे तेजस 1 काफी बड़ी भूमिका निभाई है इसने वॉर में। ध्रुव, साथ ही साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर एचएएल की तरफ से बनाया जाता है। बीएल की बात करें तो आकाश मिसाइल, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, मजगांव डॉक की बात करी जाए तो P-15 डिस्ट्रॉयर, और साथ ही साथ अगर कोचिन शिपयार्ड की बात करी जाए तो आईएनएस विक्रांत कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आया है। और साथ ही साथ अगर भारत फौज की बात करी जाए तो ATAGS और साथ ही साथ कल्याणी M14 का जो ऑर्डर मिलता है हमें, जो डिलीवरी मिलती है वो इन कंपनीज की तरफ से मिलती है। तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है इन हथियारों का हमारी इंडियन आर्मी को, ताकि हम जो इंडियंस हैं चैन की नींद अपने घरों में सो सके। इस टाइम पे अगर वैल्यूएशन की भी बात करी जाए तो आपके सामने एक पिक्चर आएगी वैल्यूएशन की, जो कंपनीज का एवरेज पी है इस टाइम पे 3 साल का, तो वो यहाँ पे वैल्यूएशन कूल ऑफ तो नजर होते हुए आए हैं, लेकिन एवरेज पी अभी भी अपने हायर साइड में बना हुआ है। तो देखिए किस तरीके की तेजी हमें डिफेंस शेयर में देखने को मिल रही है, जिस तरीके से ये गर्मा गर्मी बढ़ रही है। ओके, चलिए, तो ये बात कुछ डिफेंस शेयरों की। कंचन, शुक्रिया। इसमें अगर कोई डिफेंस स्टॉक्स चुनना हो धर्मेश जी, तो कौन सा चुनेंगे आप? अनुज जी, देखिए, मिड कैप से तो मैंने दे रखा है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो एचएएल चुनना चाहेंगे। कारण उसका ये है कि एक तो एयर वॉर चल ही रहा है, दूसरा वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी बीएल से सस्ता है ये शेयर। आरओई इन दोनों का बराबर पे है, रन रेट जो ग्रोथ का वो भी बराबर है। मार्जिन जो एचएएल के मैनेजमेंट ने गाइड किया है काफ़ी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। 28% से 31-32% के आसपास इनका EBITDA मार्जिन होगा, और ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 6 टाइम पे बैठे हुए हैं। बुक टू सेल्स रेशियो को आप देखिए, 30-35 हज़ार करोड़ इनका सालाना का सेल्स होता है, और ऑर्डर बुक 1,85,000 करोड़ का इनके पास ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर बुक खड़ा है। एट द सेम टाइम इनकी जो शिफ्ट है पिछले 5 सालों में, वो फॉर्म एक रिप्लेसमेंट ओवरहॉल कंपनी से ये OEM मैन्युफैक्चर में होती जा रही है, और आने वाले समय में रफाल का पूरा पेन इंडिया में यही बनाएंगे विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो मुझे लगता है कि 4-5 साल के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक वैल्यू पिक है। अगर आप 2 या 3 साल रुकने को तैयार हैं तो 6,000 प्लस मुझे इसका स्टॉक प्राइस दिखता है। चलिए, एचएएल आपकी स्क्रीन पर, और एडवांटेज की स्थिति में इस वक्त एचएएल और बीएल, बाकी D6 सिस्टम्स जो है आज धर्मेश जी की कॉल थी। खैर, 24,000 पे निफ्टी। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, और एक और अंश की बात करते हैं जिसका सरोकार थोड़ा सा, अगर आप देखें, नेगेटिवली प्लेस्ड है इस वक्त इस पूरे वॉर सिनेरियो में। दैट्स इंडिगो और एविएशन। हमारे लिए इंडिगो
रोहन मेरे साथ हैं इस वक्त। रोहन, कल जो आई थिंक घटना घटी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल मिसाइल्स हिट करी, जम्मू से शुरू हुआ था वो सिलसिला, उसके बाद कल क्या एडवाइजरी जारी की है डीजीसीए ने और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ा है? कितनी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की गई हैं? और मैं आपके साथ जब बैठ के देख रहा था कि पूरा वेस्टर्न पार्ट जो है इस वक्त इंडिया का वो खाली पड़ा हुआ है, कितना डेंट पड़ा है इसका? जी बिल्कुल, इस वक्त की अगर हम बात करें, पूरा नॉर्थ इंडिया और पूरा जो वेस्ट इंडिया है उसके सभी एयरपोर्ट्स बंद हैं। कुल मिलाकर अभी 24 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसमें सारे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, जम्मू, श्रीनगर, लेह, चंडीगढ़, अमृतसर, भुज, आप नाम लीजिए, सारे लगभग एयरपोर्ट्स इसमें शामिल हैं। कल 3 नए एयरपोर्ट्स को उसमें शामिल किया गया था, लुधियाना, कुल्लू और इसके अलावा एक और किशनगढ़ एयरपोर्ट को उसमें शामिल किया गया था। अभी जो आदेश है 10 मई सुबह 5:30 बजे तक बंद करने का आदेश है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिगो ने पहले 5:30 बजे 10 मई तक बंद करने का, ऑपरेशंस बंद करने का इन एयरपोर्ट से अपने जो है वो एडवाइजरी निकाली थी, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने कहा है कि वो मिडनाइट तक उसे बंद रखेंगे और आगे जिस तरह की सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ये तमाम एयरलाइंस जो है वो इसमें बदलाव करेंगे। एक जो दूसरा बड़ा बदलाव आया, BCS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो सिक्योरिटी है, उसने एक आदेश दिया कि सेकेंडरी लैडर पॉइंट सिक्योरिटी चेक, यानी जब आप बोर्डिंग सिक्योरिटी से आगे जाते हैं, जब आप बोर्ड करने से ठीक पहले आपकी एक बार फिर से मैंडेटरी चेक इन होगी, आपको फ्रिस्क किया जा सकता है, आपके बैग को चेक किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और इनहैंस सिक्योरिटी मेजर्स की बात कही गई, मसलन कि अगर इस वक्त अगले कुछ समय तक अगर जो विजिटर्स की एंट्री होती है टर्मिनल बिल्डिंग्स में, उस पर रोक लगा दी गई है। जिनके पास वैलिड पास है, वैलिड टिकट है, वही जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रैटेजिकली कुछ फ्लाइट्स में जो एयर मार्शल्स हैं उनको डिप्यूट किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन, एयर एम्बुलेंस या जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं उनमें सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। तमाम एयरलाइंस ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। सबने कहा है कि 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट आ जाएं और साथ ही जो चेक इन काउंटर्स हैं वो 75 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, सब ने अपने अपने तरीके से एडवाइजरी जारी की, कहा है कि जब आप घर से निकलते हैं उसी वक्त पता करके आएँ, क्योंकि जो फ्लाइट की टाइमिंग है उसमें चेंज हो सकता है। अभी तक जो रफ फिगर है, लगभग पूरे देश में अभी तक सुबह से लेकर 500 से ज़्यादा ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की अगर अकेले बात करें तो 90 से 100 के करीब ऐसी फ़्लाइट्स हैं डोमेस्टिक जो कैंसिल, और 10 से 12 ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो कि कैंसिल हुई हैं। तो इम्पैक्ट साफ दिख रहा है और इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ समय तक बने रहने का की आशंका है। बिल्कुल, इम्पैक्ट बने रहने की आशंका है, वो दिख रही है स्क्रीन पे। शुक्रिया रोहन तमाम जानकारी के लिए। इंटरग्लोब एविएशन देखिए फिलहाल प्रेशर तो पड़ता दिख रहा है आज इस पर्टिकुलर काउंटर पे, और पूरा ही मार्केट देखें तो दबाव में है। इस बीच अमित सेठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। पहले एक टेक में आपसे इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो पर जानना चाहूँगी। जिस तरीके से पूरा तनाव देखने को मिल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, तो इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी डेंट पड़ा है। इंटरग्लोब एविएशन जिनके पास है अभी क्या करें, या फिर एक जो गिरावट है एक खरीदारी का अपॉर्चुनिटी भी है, क्या लगता है आपको? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया जी, अगर इंडिगो का चार्ट देखें तो आज के सत्र में हमने देखा कि स्टॉक ने एक रिवर्सल दिखाया 100 EMA से। थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग रही है, तो एक बार इसे अवॉइड करेंगे, लेकिन जिस किसी की भी अगर पोजीशन है तो आज का जो लो है लगभग 4950 के आसपास, 4950 के आसपास जो लो है वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग साइड में तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये एटलीस्ट 20 EMA रिगेन ना करे। जब तक 20 EMA रिगेन ना करे तब तक लॉन्ग साइड नहीं बनेगी। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप इंटरग्लोब एविएशन पे अपनाएं। अमित जी, आज के लिए क्या ट्रेड देंगे आप? जी श्रेया जी, इस समय का मेरा स्टॉक रहेगा BEL। BEL का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में था। आज हमने देखा कि इसने एक अपथ्रस्ट जनरेट किया अपने 20 EMA से और काफी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे हैं, तो इसे बाय करिए। 311 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 327 रुपए के। BL पूरी दुनिया की अगर आप देखें तो आज चॉइस है जो है वो BL है। मेनवाइल जिस चीज़ पे मैं फोकस कर रहा था कि जनाब फार्मा शेयरों में, हेल्थ केयर में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, स्टॉक्स डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आ रहे हैं। जरा निफ्टी फार्मा लेके आइए एक बार प्लीज़ जरा। यस, निफ्टी फार्मा मैं शुरुआत करता हूँ एबट से। प्राइस परफॉर्मेंस ठीक है, नहीं कोई बहुत इम्प्रेस नहीं कर रही है। अजंता फार्मा पुल बैक, एल्केम पुल बैक, ऑरबिंदो फार्मा पुल बैक फ्रॉम लोअर ट्रैजेक्टरीज, बायोकॉन अभी ठंडा पड़ा हुआ है, सिप्ला पुल बैक, दिवीज लैब की परफॉर्मेंस ठीक है 6039 पे, डॉक्टर एडीज ठीक है, लोअर लेवल से पुल बैक, ग्लेन लोअर लेवल से पुल बैक, सेम केस विद ग्लेन मार्क, कोई बहुत क्लियर चार्ट नहीं, ग्रेनुअल्स
और नहीं इप्का, नहीं जेबी केमिकल्स, अगर इसमें कुछ भी इम्प्रेस कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा एक दिवीज लैब था, यानी सिंपली इसको मान के चलता हूँ स्लाइट पुल बैक फ्रॉम लोअर ट्रैजेक्टरीज, बहुत इम्प्रेस नहीं कर रहा है। हेल्थ केयर में आते हैं, जरा एक बार दौड़ाइएगा अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल्स क्या कर रहा है, ये करीब 6724 पे अप पुल बैक फ्रॉम 200 EMA, ये भी नहीं जस्टिफाई कर रहा है। और एक लास्ट स्टॉक दैट्स मैक्स हेल्थ केयर, बस मैं रोटेट कर रहा था स्क्रीन पे कि कुछ अगर मिल जाए यहाँ पर 1172 1126 पे। रचना जी, ये पैटर्न फिर भी इंप्रेस कर रही है, पूरा का पूरा मैंने हेल्थ केयर स्पेस, पूरा का पूरा फार्मा स्क्रीन पे रीड कर लिया एक बार, बट एक सिंगल चार्ट जो थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है वो मैक्स हेल्थ केयर एंड वेरी डिफाइंड बेस एट 50 and 20 EMA। आप कैसे अप्रोच करेंगे मैक्स हेल्थ केयर को रचना जी? जी, मैक्स हेल्थ केयर डेफिनेटली अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव आल्सो, एंड एंटायर फार्मा पैक में है मूवमेंट। मैक्स हेल्थ केयर में अभी हम 1130 के करीब है, और जब तक ये 1115 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे फर्दर हमें आने वाले दिनों में भी एक अपस्विंग दिखाई दे सकता है जो इसको 1150 की तरफ लेके जा सकता है। उसी तरीके से इवन लॉरस लैब इज लुकिंग गुड, तो लॉरस लैब पे भी नजर रखनी चाहिए। एंड 2 बजे हमने जो डिविस लैब लिया था उसका तो टारगेट भी हो गया, सो उसमें भी एक मूवमेंट आई है। बिल्कुल, डिविस लैब का टारगेट भी हो गया, शानदार पिक रचना जी की तरफ से। लॉरस लैब भी उनको पसंद आ रहा है। फिलहाल ये काउंटर्स पे आप नजर बना के रखें। चलिए अब आगे बढ़ते शो में, और सोमवार को निफ्टी में आप देखें तो टाटा स्टील और वायदा बाजार से एसआरएफ यूपीएल के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपाली राणा, कंचन नौटियाल और मिताली जैन। दीपाली, पहले आपके पास आना चाहूंगी। गुड आफ्टरनून। टाटा स्टील के नतीजों का क्या अनुमान है, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करें वो बताएं। टाटा स्टील के नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे तो बेहतर दिखाई देंगे, वहीं अगर आप सालाना आधार पर देखेंगे तो नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिखाई देंगे, या फिर वो एडजस्टमेंट्स कुछ हुई थी पिछले साल इसी क्वार्टर में, उनका इम्पैक्ट दिखाई देगा। हालांकि अगर आप नेट सेल्स देखें वाई बेसिस पे तो 3% घटकर आ सकती हैं, एबिटा भी 5-5.5% वाई बेसिस पर घटकर आ सकता है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वहाँ आपको 73% का जंप दिखाई देगा सालाना आधार पर। दरअसल पिछले साल बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग की थी कंपनी ने, जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर आया था और एक डेंट रहा था, तो बेस काफ़ी लो है पिछले साल के प्रॉफिट्स का, इसीलिए जंप देखने को मिल रहा है। बट सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो ये भी सुधर कर आ सकते हैं, 11.3% से बढ़कर 11.4% आने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल जो डोमेस्टिक बिजनेस है टाटा स्टील का वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके कारण नंबर्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट हाल ही में टाटा स्टील ने जो Q4 अपडेट्स शेयर की थी उसमें बताया था कि जो Q4 में टोटल वॉल्यूम्स थे डोमेस्टिक बिजनेस के वो 6% बढ़कर रिकॉर्ड 5.6 मेट्रिक टन पर पहुंचे थे, और ये लोअर कॉस्ट की वजह से एबिटा पर टन में भी सुधार एक्सपेक्टेड है। वहीं अगर आप एबिटा पर टन देखेंगे डोमेस्टिक बिजनेस का तो वहां पर 9 से 13% की ग्रोथ सीक्वेंशियल बेसिस पे आते हुए दिखाई दे सकती है। अब अगर ओवरसीज मार्केट की बात करें तो वहां थोड़ा सा कंसर्न अभी भी दिखाई दे रहा है। जो यूके आर्म है वहां पर एबिटा लॉसेज इस क्वार्टर में भी आ सकते हैं। नीदरलैंड के ऑपरेशंस हालांकि एबिटा लेवल पर थोड़े ब्रेक इवन पर आने की एक्सपेक्टेशंस हैं। रियलाइजेशंस भी अगर आप देखेंगे तो बेटर स्टील प्राइसेस की वजह से ओवरऑल सीक्वेंशियल बेसिस पे इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। इन नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली यूरोप ऑपरेशंस को लेकर वो बहुत क्रिटिकल रहेगी कि वहाँ कब से सुधार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वहाँ कंपनी एबिटा लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसको लेकर भी मैनेजमेंट की गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस टाटा स्टील के नंबर्स से। टाटा स्टील के नंबर्स 142.74 पे स्टिल ये चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि बहुत एग्रेसिव नहीं है, प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है इसकी। बट अब हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे दैट्स एसआरएफ, केमिकल स्पेस का लीडर, और प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार की है कि मैं इसको 3 महीने से 2 महीने से रीड कर रहा हूँ, बट स्पेशली लास्ट 20 दिन में ये 3050 3100 की ट्रैजेक्टरी पार करने में सक्षम नहीं है, बट इट्स अ बुलिश फ्लैग। नंबर आएंगे इसकी, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो नंबर ऐसे होंगे एक थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेंगे? कंचन एसआरएफ के नंबर्स को समझाएंगी। कंचन क्या लग रहा है, आई मीन नंबर्स कैसे रहेंगे इस बार? जी, एसआरएफ के क्वार्टर 4 के नंबर की बात करी जाए तो सीक्वेंशियल बेसिस और साथ ही साथ कंपनी की जो ईयरली नंबर्स हैं वो हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर इस टाइम पे रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे अनुमान ये जताया जा रहा है कि 16 से 17% की बढ़त हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ऑपरेशनल नंबर्स भी इनफैक्ट इस टाइम पे हमें काफी अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। मार्जिन्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है 3 से 4% की। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे सुधार की उम्मीदें जताई जा रही है। ये बोला जा रहा है कि क्वार्टर 3
Q3 के कंपैरिजन में इस टाइम पे जो हमें मार्जिन देखने को मिलेंगे वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। अब देखिए ग्रोथ तो आएगी, लेकिन ग्रोथ के पीछे का जो रीजन है वो क्या है? जो इनका एग्रोकेमिकल सेक्टर है उसकी जो डिमांड है वो अच्छी खासी देखने को मिली है। साथ ही साथ जो फ्लोरोकेमिकल है वहां की डिमांड भी पॉजिटिव साइड में आई है। जो इनका रेफ्रिजरेटर गैस है उसकी जो प्राइसिंग है वो भी काफी ज्यादा बेटर साइड में जाती हुई दिखाई दी है, जिसका रिफ्लेक्शन कंपनी की ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे इस बार कंपनी की डेप्रिसिएशन में हमें एक स्लाइट इंक्रीज देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ फॉरेक्स एडजस्टमेंट। अब आपको फोकस कहां पे रखना होगा उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। डिमांड सिनेरियो किस तरीके का रहता है, साथ ही साथ जो केमिकल है उसके रियलाइजेशन किस तरीके के आते हैं ये की मॉनिटरेबल होंगे। इसके अलावा कमिश्निंग और रैंप अप किस तरीके से होता है स्पेशलिटी केमिकल्स का, और साथ ही साथ डिमांड सप्लाई के सिनेरियो में कंपनी की तरफ से किस तरीके का अपडेट आता है, स्पेसिफिकली जो इनका पैकेजिंग बिजनेस है उसको लेके नंबर्स के लिए लेकिन उम्मीदें जताई जा रही है कि पॉजिटिव साइड में होंगे। ओके, चलिए ये बात हो गई एसआरएफ की। अब मिताली के पास चलते हैं। यूपीएल से क्या एक्सपेक्ट करें मिताली? तो एनालिस्ट का मानना है कि यूपीएल से इस बार हेल्दी मार्जिन्स और टॉप लाइन की आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा था, वही इस बार रिवर्स होकर करीबन 1100 करोड़ के आसपास का आपको पैट में फिगर आता हुआ दिख सकता है। रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ के अनुमान लगाए जा रहे हैं, वही एबिटा में 61% का और एबिटा मार्जिन में 700 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है यूपीएल में। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और यूएस में जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके चलते यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही लोअर रिटर्न्स और रिबेट्स के कारण डी स्टॉकिंग का जो लिमिटेड इम्पैक्ट भी है वो भी यहाँ पे मदद करता हुआ नजर आएगा। ग्रोथ ज़्यादातर वॉल्यूम लेड ही होगी। एबिटा मार्जिन में यूजुअल सीजनल अपटिक देखने को मिल सकता है। ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स जो है ये वीक प्राइसेस और चाइनीज़ डंपिंग का जो प्रेशर है उसको कुछ हद तक ऑफसेट भी करते हुए नजर आ सकते हैं। यूपीएल का जो इंडियन बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ देखने को भी संभावना यहाँ पे जताई गई है। साथ ही एक्सपोर्ट्स और जो इंटरनेशनल सेल्स है उसमें भी हल्का सा हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर के चलते ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट रहने की उम्मीद है। राबी क्रॉप्स का जो ट्रेंड है वो ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन की क्रॉप्स की बात करें लेकिन तो वहाँ पे भी थोड़ा बैलेंस आता हुआ नजर आ सकता है। तो पूरे ओवरऑल बात करूँ तो यूपीएल के नंबर्स यहाँ पे स्ट्रीट अच्छे ही एक्सपेक्ट कर रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिताली। तो ये कुछ नंबर्स जो आज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन पर नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ दीपन मेहता मौजूद हैं एलेक्सर एक्विटीज़ से। दीपन गुड आफ्टरनून। दीपन क्या करें इस मार्केट में, हर गिरावट में बाय करें या वेट एंड वॉच? या अनुज गुड आफ्टरनून और आपके शो पर इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वी आर राइट नाउ इन अ वेट एंड वॉच मोड और जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं और हम एक स्क्रीनर बना रहे हैं जहाँ पर वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है एंड कंपनीज परफॉर्मेंस हैज बीन गुड एंड वी आर गोइंग डीपर इनटू दोस कंपनीज एंड सीइंग वेदर देयर आर न्यू इन्वेस्टमेंट आइडियाज। लेकिन ब्रॉड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यही रहनी चाहिए कि एट करेक्शंस वी शुड लुक एट इंक्रीजिंग अवर पोजीशन, इंक्रीजिंग अवर एक्सपोजर टू इक्विटी। लेकिन अनुज ये जो मार्केट है बहुत ही नैरो होता जा रहा है धीरे धीरे एंड दिस फेज ऑफ द बुल मार्केट आफ्टर द करेक्शन व्हिच वी सॉ विल बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। इसलिए आई थिंक हमें अपना रिसर्च ठीक तरीके से करना चाहिए और स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बढ़िया रहेंगे तो ही शायद अच्छे रिटर्न मिलेंगे। दीपक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने, स्टॉक सिलेक्शन अव्वल दर्जे का होना चाहिए, तो इसीलिए तो बुलाया आपको। बताइए क्या लिया है पिछले 10 दिन में, स्पेशली अर्निंग सीजन को देखने के बाद? 2 कन्विक्शन आइडियाज आपके। कुछ नहीं लिया है, अभी कुछ नहीं लिया है। वी आर जस्ट अबाउट एक्चुअली काफी कुछ स्टॉक्स बेचे हैं जैसे कि रूट मोबाइल है, टानला सॉल्यूशंस है, फिर मैप माई इंडिया है, फिर और क्या वी हैव बीन जनरली ट्रिमिंग आवर पोजीशंस जहाँ जहाँ नतीजे अच्छे नहीं आए हैं या पिछले 2-3 क्वार्टर से स्लाइटली फ्लैटिश ग्रोथ है, वी आर एग्जिटिंग आउट ऑफ दोज पोजीशंस बाय एंड लार्ज। सम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऑल्सो, स्पैंडना स्फूर्ति है, उज्जीवन है, ये सब हमारे कई साल से होल्डिंग थे। वी आर गेटिंग आउट ऑफ देम एंड गोइंग स्लाइटली इनटू कैश ओनली टेम्पररीली एंड शायद न्यू आइडियाज इफ आई थिंक विल कम इन रिटेल, क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आए हैं स्पेशली स्पेशलिटी रिटेल कंपनीज के, गो फैशन आई थॉट वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स केम ओवर देयर, ईथॉस से अच्छे नंबर आए हैं वहाँ पर, टाइटन ऑल्सो वी नीड टू सी मोर क्लोजली, बट कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। सो लाइक दैट आई थिंक सम अपॉर्चुनिटीज विल इमर्ज ऑन द कंजम्पशन साइड स्पेशली स्पेशलिटी रिटेल। और इसके अलावा आई थिंक वी आर लुकिंग एट वेरी नीश सेगमेंट्स जैसे कि डेटा सेंटर बिजनेसेस है,
इफ द स्टॉक्स आर करेक्टिंग, जैसे E2E नेटवर्क है या फिर ब्लैक बॉक्स है, या समथिंग लाइक दैट, और रिसाइकलिंग कंपनीज ग्रेविटा, देन बहेटी रिसाइकलिंग, इको रिसाइकलिंग, तो ये सब इंटरेस्टिंग थीम्स हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स वहां पर अभी भी एक्सपेंसिव है, एंड वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग कि कौन सा करेक्शन आने के बाद क्या लेवल पे मिल सकते हैं। मैं एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहूँगा दीपन जी, आपने जो बिल्कुल आपने वाजिब अपना एक कारण दिया कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिया वहाँ पे अटर्नल आपके प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में रहा है जोमेटो, इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी आपको और क्या प्राइस एक्शन था? आप लोगों ने कुछ होल्ड किया, कुछ बेचा, या फिर कंप्लीटली होल्ड है अभी? रिटर्न्स के लिए और भी वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा है। आई थिंक इट्स कंपेटिटिव इंटेंसिटी, और अभी भी हमारी बेट ये है कि विद इन दिस कंपेटिटिव स्पेस जोमेटो विल इमर्ज एज अ विनर। 2 या 3 प्लेयर रहेंगे, 2 प्लेयर मैक्सिमम रहेंगे इसमें, लेकिन इवेंचुअली दे विल बी एबल टू मेक मनी। एंड हमने देखा है टेलीकॉम में, सो आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर टेलीकॉम साइकिल, इतने सारे प्लेयर्स आ गए, अभी केवल 2 प्लेयर है, और आप देखेंगे तो जियो के आंकड़े इतने बढ़िया आए, एंड सेम यू विल सी इन भारती एज वेल। तो ये जो फेज है फॉर क्विक कॉमर्स, ये यू हैव टू काइंड ऑफ जस्ट लिव थ्रू दिस फेज एंड स्टे इन्वेस्टेड, और होप दैट जो आपने स्टॉक पर बेट किए हैं, दैट इज बेसिकली जोमेटो एंड स्विगी, दे विल रिमेन एंड इमर्ज एज द विनर्स। और बाकी जो बड़े बड़े ग्रुप इसमें पैसा डाल रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अ गेम ऑफ पुटिंग मनी इन, और बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज एंड मैनेजमेंट फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई स्टिल फील दैट both Swiggy and Zomato will be leaders in quick commerce, and we keep our faith in it, पर थोड़ा लंबा वेटिंग का गेम हो गया है। तो कंपटीशन के बावजूद आपको लगता है इटर्नल स्विगी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर सकते हैं? दीपन जी माफ़ कीजिएगा, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर, पिछली बार बात हुई थी आपसे बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर, आप ऑप्टिमिस्टिक थे, लेकिन रिजल्ट जब आए तो देखा हमने PSUs बैंक, आप स्पेशली देखें SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट अट्रैक्टिव नहीं लगे। वहीं प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें आप HDFC ICICI के रिजल्ट अच्छे लगे हैं। तो आपके लिहाज से कौन सा बेटर प्ले लग रहा है आपको, PSUs या प्राइवेट? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि यस, वी वर वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स NBFCs, लेकिन ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है अर्निंग सीजन के बाद। अ लॉट ऑफ बैंक्स NBFCs हैव नॉट कम अप टू आवर एक्सपेक्टेशन। फिर भी शायद 1 या 2 क्वार्टर वी वुड रिमेन कीप आवर फेथ एंड रिमेन इन्वेस्टेड। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से PSU बैंक्स, नॉट इफ यू एक्सक्लूड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पर आई थॉट परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, but the tier 2 banks, right from Canara Bank, Bank of Maharashtra, PNB, Punjab and Sindh Bank, Bank of India, I think all of Bank of Baroda rather, all of them, I think very decent set of numbers, valuations अभी भी attractive है, और इनकी जो financials है, जो growth rates है, and all the other qualitative and quantitative parameters, धीरे धीरे they are more and more narrowing the gap with their private sector competitors, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन गैप काफ़ी ज़्यादा है। सो आई थिंक दैट अगर आप बैंक्स में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू लुक एट द PSU बैंक्स, जहाँ पर लग रहा है कि इस टाइम देयर बी ग्रेट डील ऑफ अर्निंग सस्टेनेबिलिटी, और पिछले जो उन्होंने मिस्टेक्स किए थे इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग रेकलेसली, आई थिंक देयर इज अ मच मोर रिस्पॉन्सिबल वे ऑफ लेंडिंग बाय दीज कंपनीज। बिल्कुल। दीपन जी, हम लगातार आज सुबह से ही डिफेंस स्टॉक्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे भी एक व्यू जानना चाहूँगी। डिफेंस स्टॉक्स फोकस में है आज, और पिछले दिनों में भी हमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली। तो ऐसे मूड माहौल में जब ऐसे थीमेटिक्स पर्टिकुलर काउंटर्स में तेज़ी देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक्सपोजर बढ़ाते हैं या फिर अभी वेट एंड वॉच की सलाह है ऐसे स्टॉक्स में? देखिए, दैट इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है डिफेंस में, मे बी 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो अगर डिफेंस में नहीं है, मेरे ख्याल से ये लेवल पर भी आप जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि भारत डायनामिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, HAL है, आई थिंक यू कुड लुक एट बाइंग इनटू दीज कंपनीज एंड देन ट्राई एंड सी कि अगर भाव घटते हैं तो यू मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड द स्पेस टू एवरेज लोअर। लेकिन अगर आप जनरली वेल इन्वेस्टेड हो तो आई वुड से आई डोंट थिंक एट दीज लेवल्स यू कैन ऐड मोर, बिकॉज वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव तो है, और मेरे ख्याल से अर्निंग्स वॉलेटिलिटी मे बी देयर इन दीज कंपनीज। उनका बिजनेस ऐसा है कि
there's a lot of execution delays can result in poor performance. तो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर है कि अगर आप ज्यादातर एक्सपोजर है then don't add, if not buy at these levels and average lower. ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए और सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, अपनी होल्डिंग से बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब क्लोज की तरफ। 24,009 और 53,591। अनुज, मेरे ख्याल से 2025 के सबसे स्केप्टिकल, सबसे दुर्लभ और सबसे, अगर आप देखें, डरावने वीकेंड की तरफ जा रहे हो, है ना? क्या करें इसमें? फिर मैं उससे पहले एक चीज़ कहूँगा आपको, एक बार मिड कैप इंडेक्स देखिए आप ज़रा। 1100 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है मिड कैप इंडेक्स में, और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर आकर हम मिड कैप इंडेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है मार्केट का कि मार्केट इसको कैसे देखता है। और निफ्टी भी कितना नीचे है कुल मिला के, अगर आप देखें, इतना सब कुछ होने के बाद 1% नीचे हम कुल मिला के। 1% को आप हार्डली नीचे कहेंगे, और आप पूरे हफ्ते में इतना सब कुछ करने के बाद -1.4%, मिड कैप तो -0.8%। मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो कहूँगा नहीं। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि वीकेंड आ रहा है तो ऑब्वियसली आप पोजीशन ना कैरी करें कोई भी इस मार्केट में। ये मार्केट पोजीशन कैरी करने वाली वैसे भी नहीं है, क्योंकि इंटरडे में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, आई थिंक वो एक और अप्रोच हो सकती है कि आप इस मार्केट में थोड़ा सा इंडिविजुअल स्टॉक्स स्पेसिफिक ट्रेड रखें, और इस बाज़ार को प्रिडिक्ट मत करें। प्रिडिक्ट करना इस बाज़ार में एक बहुत बड़ी भूल होगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करें, इंडेक्स को कुछ समय के लिए भूल जाएं, ये अप्रोच लेके चलें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। देखिए मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर। यतिन के पास चलते हैं, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है, यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज फोकस में है, SBI है, ये काउंटर है जो डीलर्स को अभी पसंद आ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली न्यूज़ रिपोर्ट है कि SBI की आज बोर्ड मीटिंग है येस बैंक में स्टेक सेल के लिए, तो उस तर्ज पे भी काफ़ी सारी ब्रोकरेज नोट्स ऑलरेडी इस पर्टिकुलर काउंटर पे देखने को मिल रही हैं आज। ये एक स्टॉक है जो लगभग ऑलमोस्ट डेज हाई पे है, और डीलर्स को लगता है अभी भी यहाँ आपको मे फ्यूचर्स में 770-775 के टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। फ्यूचर्स डिस्काउंट में है क्योंकि डिविडेंड का एडजस्टमेंट है, तो ये बात ध्यान रखिए। DLF ये काउंटर है रियल एस्टेट में, जहाँ डीलर्स को लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। काफ़ी सारे यहाँ FI सेलर्स हैं, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ से भी उनको लगता है कि काउंटर में 15 से 16 रुपये तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। तो 610-615 के टारगेट्स के लिए यहाँ भी डीलर्स STBT की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स डीलिंग रूम की तरफ से आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, BTST STBT ट्रेड्स की तरफ बढ़ते हैं। रचना जी, क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे के लिए? जी, आइडियली कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, और कोई भी ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि वॉर है तो नीचे ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट वुड बी रिजॉइसिंग थिंग्स लाइक दैट एंड एनीथिंग कैन हैपन। आइडियली नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इफ यू आर अ कंपलसरी ट्रेडर एंड यू वांट टू कैरी समथिंग, तो आप ACC के फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। अदानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स में, पूरे ग्रुप में एक साथ मूवमेंट आ रही है। इसमें 1818 पे है, हम अगर ये 1800 के ऊपर बना रहेगा तो 1850-60 तक जा सकता है। ओके, ACC BTST। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? ठीक है, अगर लेके जाना ही है तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसको लेके जाना चाहिए। मैंने मॉर्निंग में भी टाइटन पे एक रिकमेंडेशन दिया था। मेरा समझना है कि जिस तरह का ब्रेकआउट हमने चार्ट्स पे देखा है, उसको देख के आप एक पोजीशन लेके जा सकते हैं। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 3500 रुपए के नीचे रहेंगे। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, 3500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के टाइटन के फ्यूचर में खरीदारी करिए, और 3600 रुपए के टारगेट से। ओके, टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। कविता जी, आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं, BTST या STBT? तो श्रेया जी, BTST होगा, और कैश सेगमेंट से ही एक बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही है पारस डिफेंस की। पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुए दिख रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी करें। 1410, 1410 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे लें। अपसाइड पेनेंट का जो टारगेट्स बनते हुए दिखते हैं वो 1550, 1600 के प्लस दिखते हैं। तो फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 1550 आप पारस डिफेंस पर एक बार ट्रेड। ओके, राजेश सतपुते जी बताइए, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे मंडे के लिए? अनुज, देखिए, मैं टाटा मोटर्स को ही लेके जाऊंगा। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में स्ट्रेंथ है, पिछले 3-4 दिनों से स्ट्रेंथ है, और इसका एक टारगेट पेंडिंग है करीबन 740-750 का स्विंग ट्रेडिंग का।
तो 710 के आसपास है तो लेके जाइए टाटा मोटर। स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट का, यानी 698 का स्टॉप लॉस होगा, और 735 740 ये इसका BTST का टारगेट होगा। ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। और अच्छा, अमित जी बचे हैं अभी हमारे पास। मैं मिड कैप की रिकवरी के साथ साथ निफ्टी की रिकवरी दिखा था 24,003 पे। अच्छा अमित जी, आप पहले ट्रेड बताइए, फिर आएंगे उस पर। आपका ट्रेड क्या रहेगा, BTST ट्रेड या फिर STBT? जी वीरेन जी, मेरा भी यही व्यू है कि इफ यू आर अ कंपल्सिव ट्रेडर तो स्ट्रॉन्ग काउंटर कोई लेके जाना चाहिए। तो इस समय जो टाटा मोटर्स जैसे अच्छे काउंटर डिस्कस हो गए हैं, तो उसके अलावा जिसमें स्ट्रेंथ है दैट इज ऑब्वियसली लार्सन एंड टूब्रो। इसको लेके जाया जा सकता है। रिकॉर्ड वॉल्यूम है, ऑलमोस्ट 200 डेमा को ये स्ट्राइक कर रहा है। 3442 का प्राइस है, छोटा सा 1% का 3400 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 3550 के। ओके, चलिए ये इस समय BTST ट्रेड्स। अब वीरू के पास चलते हैं। आज ब्रेथ कैसी रही वीरू? थोड़ी इंप्रूवमेंट आई टुवर्ड्स एंड? हाँ, टुवर्ड्स एंड थोड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ अनुज, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा हुआ, वो तबका जो कि नॉन डेरिवेटिव पार्ट है। बट फिर भी अगर आप देखें तो आज लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स द एंड ये फिगर थोड़ी सी इंप्रूव हुई। 36 लॉन्ग, 83 में शॉर्ट कवरिंग और 37 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 65 में आज दिखी गई। यस बैंक, यूनियन बैंक, टाइटन अर्निंग्स का तड़का, भारत फौज, UPL कल के क्रैक के बाद आज थोड़ा सा पुल बैक था यहाँ पर। L&T अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट। टाटा मोटर्स एक ज़माने बाद अपने लास्ट ड्यू एवरेज को टच किया 4.25% ऊपर। ABB में आज एक पुल बैक था। देन BEL, चंबल फर्टिलाइजर्स ने आज अपना एक स्ट्रॉन्ग मूव तय किया। और बाकी शॉर्ट बिल्डर था, M&M फाइनेंशियल्स में कोलैप्स था, अपोलो टायर्स यहाँ भी आज मोमेंटम ब्रेक हुआ। टोरेंट पावर, DLF, इंडियन होटल्स, मेरे ख्याल से इंडियन होटल्स का क्लोज जो आएगा वो एक ज़माने बाद आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आएगा। यस आऊँगा उस पर मैं। MCX, मैक्रोटेक, ICICI बैंक, ग्रासिम, पावर ग्रिड आज यहाँ पे सेल कॉल थी 720, क्लोज बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंडियन होटल्स में आ रहा है पोस्ट अप्रैल 2021। राजेश जी, संक्षेप में टेक आपका इस पे। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है इंडियन होटल्स में स्लाइटली ओवरसोल्ड है। काउंटर वीक है, इतना तो क्लियर है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है पुल बैक आ सकता है। तो टारगेट अगर आपको प्योरली इंट्राडे स्विंग के हिसाब से देना या रादर शॉर्ट टर्म स्विंग से देना है तो 740 से 750 का एक स्विंग आना चाहिए, क्योंकि हैमर आ रहा है कैंडलस्टिक्स पे। स्टॉप लॉस होगा 715 का कॉन्ट्रा ट्रेड। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा का टीजर करते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? सवाल काफ़ी है। NHPC मैंने पिक किया है। आज देखें आप, इसमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट और काफ़ी ज़्यादा हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में रहता है ये स्टॉक। क्या राय रहेगी यहाँ पर? देखिए अभी आई थिंक बहुत टफ है इस एनवायरनमेंट में NHPC जैसे स्टॉक पर कोई भी लेना। मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि आप एग्जिट करें यहाँ से और किसी और स्टॉक की तरफ देखें। बिल्कुल। और लगातार जो सवाल अब आ रहे हैं वो डिफेंस स्पेस से हैं। BDL पे लगभग 6% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। अब BDL जिनके पास है वो अभी होल्ड करके रखे, प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा, और या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह है ऐसे स्टॉक? BDL पे मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। आज भी मेरे बिग स्टॉक में शामिल था BDL, और आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और आई थिंक पिछले एक हफ्ते ने आपको ये दिखा दिया है कि ये जो डिफेंस की तेज़ी है ये स्ट्रक्चरल है, और ये यहाँ पर नंबर्स और आगे जाके बेटर ही होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। चलिए 335 पर बाकी सवालों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे हम। लेकिन क्लोज मार्केट की इतनी ख़राब नहीं है। 24,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 24,048 पर, और हम बंद हो रहे हैं 24,044 पर। वीरू, आज सुबह मैंने एक और बात कही थी कि अगर हम 24,050 के ऊपर बंद हुए तो मैं इस ट्रेड, इस क्लोज को कोई बहुत ख़राब नहीं मानूंगा। हम 24,000 करीब 40 पर बंद हो रहे हैं, तो उस हिसाब से क्लोज जो है ना बहुत ख़राब नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखें निफ्टी पर आप हार्डली 1% नीचे बंद हो रहे हैं, तो किसी भी एंगल से ख़राब क्लोज नहीं मानी जाएगी। हाँ, मतलब ये अगर दो चीज़ें कहें अनुज, हम स्केप्टिकल हैं, डाउटफुल है, बट क्लोज इज नॉट बैड, है ना? ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो 24,040 पे याद रखिएगा। बिल्कुल भी अनुज बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। और जिस एनवायरनमेंट में आप अगर हैं, मतलब आपका इस दौर का हाई था 24,528 और अभी भी आप 24,038 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टिल अभी इतना बड़ा प्राइस डैमेज नहीं हुआ है। या अभी भी आप
20 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, 2 स्टॉक्स मॉनिटर करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं उसके पास क्लोजिंग के लिए। टुवर्ड्स क्लोज केमिकल बास्केट में बाइंग अच्छी थी। अभी कुछ देर पहले हम कंचन से डिस्कस कर रहे थे SRF अब डे हाई पर आ गया है। लुक एट SRF राइट नाउ। SRF, UPL, टाटा केमिकल, जिसे कहते हैं ना, मैं एक सेक्टोरियल ट्रेंड जो नजर आया टुवर्ड्स क्लोज वो था केमिकल बास्केट में। UPL डे टिक बाय टिक चार्ट में टुवर्ड्स डे हाई, टाटा केमिकल टुवर्ड्स डे हाई, SRF टुवर्ड्स डे हाई। और कोई चीज़ थी जो इंप्रेस कर रही थी उसमें, मेरे ख्याल से टुवर्ड्स क्लोज फार्मा में कुछ थोड़े पुल बैक थे, बट बहुत इंप्रेस करने वाले नहीं थे। चलते हैं अनुज के पास इस क्लोजिंग के लिए। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल पीरू, चलिए स्क्रीन पर चलें और देखें कि मार्केट की क्लोज कैसी रही। स्क्रीन पर लेकर आइए। निफ्टी को 243 पॉइंट नीचे 1%, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही बंद हुआ। निफ्टी बैंक में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा थी, लेकिन इसने भी 53,500 के उस लेवल को डिफेंड करा। 720 पॉइंट नीचे था। IT इंडेक्स करीब 1/3% नीचे रहा। मिड और स्मॉल कैप देखें अगर आप, तो मिड कैप तो ग्रीन में बंद हुआ, स्मॉल कैप हल्का सा रेड में बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब था जब हम खुले थे, सिर्फ 80 स्टॉक ग्रीन में थे। अंत होते होते 940 स्टॉक ग्रीन में रहे। हालांकि अभी भी डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के फेवर में रहा एडवांस डिक्लाइन का रेशो। चलिए एक काम करते हैं, अब जरा एक बार सेक्टोरल हिट मैप देखते हैं वो कैसा रहा। सबसे ऊपर थे PSU बैंक्स, आज अच्छी रिकवरी यहाँ पर 1.7%। एक्चुअली सबसे ऊपर कैपिटल गुड्स थे क्योंकि L&T ने मोर्चा संभाला, 1.8% की रैली यहाँ पर हुई। इसके अलावा निफ्टी बैंक, निफ्टी रियल्टी, यहाँ थोड़ा प्रेशर था, FMCG में थोड़ा प्रेशर था, और बाकी इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट थे। अब लेकर आइए आप जरा एक बार निफ्टी का हीट मैप। सबसे ऊपर टाइटन, आज टाइटन और लार्सन एंड ट्यूब्रो दोनों नंबर्स पर रिएक्ट करते हुए सुबह बिग स्टॉक में बात भी हुई थी दोनों स्टॉक्स की। 4% ऊपर टाटा मोटर्स, कल नहीं चला सरप्राइजिंगली, लेकिन आज चला। 4% ऊपर टाटा मोटर्स भी रहा। BEL, हीरो, SBI, हिंडाल्को, डॉक्टर रेड्डीज, ONGC, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर आज आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। JSW स्टील, विप्रो और एशियन पेंट्स, ये भी ग्रीन में रहे। इसके अलावा जो स्टॉक्स नीचे थे, सबसे ज़्यादा प्रेशर आज मार्केट में डाला एक्चुअली ICICI बैंक ने। थ्रू द डे ये स्टॉक डे लो पर रहा, इसकी वजह से प्रेशर आया। एक और प्रेशर पॉइंट था रिलायंस, जहाँ पर आज सेलिंग आई करीब 2%, ये स्टॉक नीचे था। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, ITC, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, ये कुछ और स्टॉक्स थे। मारुति, जहाँ पर आज आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देखिए कहने को वीकेंड है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि न्यूज़ फ्लो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। CNBC आवाज़ भी कोशिश करेगा कि इस पूरे सैटरडे और संडे हमारे व्यूअर्स को हम अपडेटेड रखें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाइव प्रोग्रामिंग पूरे वीकेंड पे भी रखेंगे। और काफ़ी कुछ ऑब्वियसली न्यूज़ फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल, और ईश्वर से प्रार्थना यही करेंगे जो भी हो मंगलमय हो, और जो ईश्वर चाहते हो सही हो वो हो, है ना। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं मार्केट का पंचनामा श्रेय के साथ। आपके कोई भी प्रश्न हो ज़रूर पूछे श्रेय और अनुज के साथ, और मुलाकात होगी आपसे सोमवार को होपफुली मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।